तो हम शुरू कैसे करेंगे? तो पहला मैं क्वेश्चन आपसे, जैसे हम क्वेश्चन आंसरिंग ही करेंगे, एज व्हाट द प्रोग्राम फॉर्मेट इज। सो मैं ये जानना चाहता हूँ इस सिक्स सिग्मा को इंट्रोड्यूस करने से पहले और लीन सिक्स सिग्मा को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ हाउ मेनी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स टूल्स आर देयर। क्या क्या जनरल टूल्स हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं फॉर इंप्रूवमेंट, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। ओके, बोलते जाइए। 7QC2 भी हमारा Pareto, you know Pareto, Pareto diagram, all have 5Y analysis, 5Y भी कर देते हैं, 5Y analysis हमारे SPC, statistical process control है, correct? MSA है, four tools हो गए, है ना? 5S है, ऐसा तो कुछ भी बोलते जाओ, सब इम्प्रूवमेंट हो। 3G है, 3G है, गैप B3K भी है, 3K है, 3C है, 3M मेरा मुद्दे है ना, पूरी मुद्दा 7 waste है, 7 what if analysis है, 7 waste है, 7 waste, yes sir, what if analysis, what if proactive है, 5 best of best और worst of worst, best of best, worst of worst analysis, 5Y1H, 5W2H, 1HP का इंक्लूड 2H, मैं बात करेंगे, पहले 4W1H भी करते हैं, 4W plus 1H, इतना होता है 1WH का ऐड नाउ हाँ यस, और क्या होता है आईएसओ सिस्टम हो गया, अच्छा सिस्टम भी कई लोग यूज आईटी है, EHS 14001 45K and all those the IM systems and all correlation, statistics, SPC में कुछ चीजें रन कर SPC में TPM, TQM, ऐसे कुछ भी बोलोगे +1 कर कुछ ना कुछ डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, मतलब लिस्ट होगी कुछ DSA value stream method, tools they were used to production, lean tools, time balancing, अगर कोई भी नाम होंगे, मतलब ये नाम होंगे, SWOT analysis, और ये सबसे इम्प्रूवमेंट होता है। मतलब अगर कोई कहता है कि सिक्स में इम्प्रूवमेंट करता है, ये नहीं करता क्योंकि हमने काम किया है, तो हमें मालूम है TPM TQM काम करता है, ऐसे कहना अच्छी बात नहीं है कि आप एक चीज से अगर बाकी काम नहीं करते। अब मेरे को सिर्फ ये जानना है कि सिक्स सिग्मा भी इम्प्रूव करेगा, लीन सिक्स सिग्मा, राइट? ये भी इम्प्रूवमेंट ही करेगा। सो इसमें ऐसे क्या यूनिक चीज है जो हमें, जिसके लिए हम सिक्स सिग्मा के लिए ही जाएंगे? ये सवाल, लीन सिक्स सिग्मा के लिए ही जाएंगे, पर एक पूरा प्रोग्राम का नाम लीन सिक्स सिग्मा है, राइट? ओके, तो PDCA मतलब मैं कह रहा हूँ PDCA भी बना अप्रोच है, ये भी अच्छी बात है ना, +1 स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, मतलब ये जो अलग-अलग इंडिपेंडेंट काम करते हैं, मतलब ये टूल्स हैं हमारे पास। अब हम सवाल क्या पूछे, ये इंप्रूवमेंट भी करते हैं। यस, अब कोई मुझसे पूछे सिक्स सिग्मा से क्या यूनिकनेस है जो आप सिक्स सिग्मा के लिए जा रहे हो, कोई भी चीज इंप्रूव करती है तो ये भी कर देगी। मोर डेटाबेस, इसमें कोई यूनिकनेस, तो यूनिकनेस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, जो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी रिजल्ट तो वो भी देगा जो और लोग देते हैं, बट कुछ तो अलग होगा, जिसके लिए ये दुनिया में 1980s में आया, 85 में थोड़ा ग्रो हुआ, 1990s में फिर वर्ल्ड वाइड गया, 95 में 97 में इंडिया में आया, 2000 में प्रैक्टिस शुरू हुई जी कंपनी के साथ अमेरिकन, और फिर पॉपुलर हुई। तो ये क्या मतलब यूनिकनेस है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करें। तो आपको क्या लगता है, व्हाट कुड बी द थिंग? तो शैल वी डिस्कस दोस पॉइंट्स? database approach, more robust database approach, एक तो डेटा ड्रिवन है, structured एक स्ट्रक्चर्ड वे है। तो आप लोग डेटा ड्रिवन है, एक स्ट्रक्चर्ड है, so even here ऐसा human error remains, ह्यूमन एरर को प्रिवेंट करता है फिर।
Yes. What do you say? तो डिस्कस कर लें क्या क्या हो सकता है। अब कुछ हमारे assumptions होंगे वो आप लिख सकते हो कि हमें लगता है जो आपके देखिए आपको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है कि अपने assumptions को बाहर लाना है फिर वैलिडेट करना है कोई ठीक है। So data driven है, structured है, human है और कुछ क्या है that goes into your mind जो आपको 6 sigma वाले में लगता है यूनिक है। oriented रिजल्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इफेक्टिवनेस चेक करता है, effectiveness is प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इफेक्टिवनेस चेक करता है, प्रॉब्लम सॉल्व 5 भी करता है, इफेक्टिवनेस का आपका भी हम चेक करते हैं, इंडिपेंडेंट फोकस हो गया मैं एल्गोरिथम करते हैं। तो ऐसे कोई भी बहस कर सकता है। तो हमें देखने की भाई यूनिकनेस क्या है। ठीक है। मतलब इससे पहले कोई और बहस कर ले हम अपनी बहस खुद ही कर लेते हैं। ये पर्पस है ना? इससे पहले कोई टिपिकल क्वेश्चंस आए तो यहाँ सारे ऐसे ही क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं और फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ। यूनिकनेस कॉमन वाले पहला है ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें बताओ क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओके मुझे राइट हाँ है फाइनेंशियल टर्म नहीं वेरी गुड यस रिटर्न ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कॉमन टर्म है ना नहीं मुझे लगा कोई जो EMI देते हैं वो सब EMI वाले हैं हम लोग सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए रेट बैंक वाले से ही पूछा जाता है ROI कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता अभी हम लोग क्या लायबिलिटी साइड है इंटरेस्ट सोचते हैं अभी हम इन्वेस्टमेंट सोचते हैं ओके तो 6 सिग्मा में इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं ROI कॉन्सेप्ट से आया था तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं तो क्या है मैं बाकी पॉइंट बाद में लिखूंगा एक एक पॉइंट पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं इससे जाएंगे ऐसे देखिए इस चीज को समझने के लिए फिर हम एक डिस्कशन कर लेते हैं इफ आई इंप्रूव क्वालिटी अगर मैं क्वालिटी को इंप्रूव करता हूं सो मेरी कॉस्ट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ये बताना कॉस्ट डिक्रीज होगी सप्लाई को बोला मैं क्वालिटी इंप्रूव करूं मेरी खर्चा होता है अच्छा मैं ऐसे पूछ रहा हूं तो सिंपल सवाल फ्लायर तो पहले खर्चे की बात है डिपेंड करता है कि आप सभी के इनिशिएट करके देख लो कौन सी कॉस्ट सर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट या जब अभी कोई डिस्कशन नहीं है क्वालिटी इंप्रूव कर रहा हूं कोई भी तो कॉस्ट बढ़ेगी घटेगी चलो डिपेंड करता है कौन सी क्वालिटी को क्वालिटी कंट्रोल को इंप्रूव कर रहे हो या क्वालिटी एश्योरेंस को इंप्रूव कर रहे हो क्वालिटी कंट्रोल को इंप्रूव करोगे तो आपको इंस्पेक्शन लगाना आप सप्लाई को बढ़ाते यार ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या इंप्रूव कराते क्वालिटी ठीक है तो उसमें क्या खर्चा बढ़ता है घटता है लगता है नहीं बढ़ता है सर अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको पोकायो के लगाने पड़ेंगे तो उस मशीन में प्रोग्रामिंग खर्चा होगा नहीं होगा बढ़ेगा इंक्रीज खर्चा होगा उस क्वालिटी को अटेन आप करने लोग के अटेन लिए करेंगे मैं ही पूछ रहा हूं खर्चा बढ़ेगा कम होगा कॉस्ट विल इंक्रीज हैं इंक्रीज अभी चेंज हो रहा है तो अभी तो कह रहे डिक्रीज हो रही है अभी इंक्रीज कर रहे हो सर लेकिन अगर हम उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फ्यूचर पॉइंट ऑफ लॉन्ग टर्म व्यू पर्सपेक्टिव में क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑपरेशन कॉस्ट की मार्केट बात कर लो ना ऑपरेशन कॉस्ट पड़ेगी सर बढ़ेगी सर है ना बढ़ेगी अब मेरे बताओ मैं जो बोला क्वालिटी इंप्रूव करो उसके खर्चे बढ़ेंगे मैं बिजनेसमैन मैं एंटरप्रेन्योर हूं सप्लायर हूं जो भी है वो अंदर बताइए सोचता खाओ खर्चे करवा रहे हैं लिटरली सोचेगा ना सर को बेनिफिट बताने हैं कि मेरे को आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आपको ये बेनिफिट्स हैं आपको सबको जो प्रोजेक्शन है वो भी सबका लिस्टेड है। कई बार ये होता है ना कि प्रोडक्ट का कॉस्ट सेम रहता है बट हम सप्लायर को फोर्स करते हैं कि नहीं इसकी क्वालिटी मतलब वो मीट नहीं कर पा रहा है हमारी क्वालिटी को बट वो हम उसको कॉस्ट भी नहीं देते बट उसका इंटरनल कॉस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है वही सवाल फिर वो हमारी रिकमेंडेशन क्यों मानेंगे नहीं मानेगा ये प्रॉब्लम आती है नहीं आती है तो अभी ये प्रॉब्लम आती है ठीक है ना इसका लॉजिक समझ लेते हैं प्रॉब्लम आती क्यों है क्योंकि कॉस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पे डिपेंड करती है ठीक है सर क्या लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म अब मैं आपसे फिर सवाल पूछता हूँ लॉन्ग टर्म में कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी शॉर्ट टर्म में तो बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में घट सकती है देयर आर चांसेस या चांसेस घट भी सकती है और नहीं भी सकती बढ़ भी सकती है ठीक है ना या व्हाटएवर इट विल रिमेन सेम सो वो बेसिकली
घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो दो सिनेरियो देखते हैं, कौन से सिनेरियो में कॉस्ट लॉन्ग टर्म में भी कम नहीं होगी और कौन से सिनेरियो में लॉन्ग टर्म में कॉस्ट हमारी रिकवर हो जाएगी, कम, जो भी हमने खर्चा किया है। ठीक है, अब एक चीज समझ लेते हैं, खर्चा और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। एक्सपेंडिचर वो चीज होती है जो लॉन्ग टर्म में भी जाके कोई भी रिकवरी कॉस्ट की नहीं होती, वो उसको आप खर्चा मानते कि जो खर्च हो गया भूल जाओ। सर एक्सपेंडिचर दो का ये रहा लायबिलिटी बोल सकते हैं। लायबिलिटी होती है कि देनी पड़ेगी, पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट लग जाएगा, तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। बाहर एक्सपेंडिचर लायबिलिटी नहीं होती, बट एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट भी एक्सपेंडिचर है, लायबिलिटी भी एक्सपेंडिचर इज अ बिगर टर्म। अगर लायबिलिटी होता नहीं दिया तो फिर आपको ऊपर एक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे हम कोई कार परचेज करते हैं, हाँ, वो आप कार उठा के ले जाते हैं अगर नहीं दे तो, बट हर चीज लायबिलिटी नहीं होती। अगर 2 महीने बाद किसी वेंडर की पेमेंट, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर्स तो देने पड़ेंगे, खर्चे जो होते हैं। खर्चे हो। इन्वेस्टमेंट वो खर्चा है जिसका रिटर्न, रिकवरी भी है, रिटर्न भी है। जैसे 2000 रुपए का आपने कोई जाके मूवी देख ली, कुछ टिकट्स लिए, खाया पिया, अब मूवी पसंद नहीं आया, अब आप जाके उसकी सर नहीं खा सकते और सर मुझे फायदा क्या, व्हाट इज द बेनिफिट, मुझे फ्यूचर में क्या करें, कोई फायदा नहीं है, टिकट खर्चे के घर जाओ खत्म। तो सर ये एक्सपेंडिचर, आपने 2000 कोई प्रीमियम दे दिया LIC पॉलिसी, 20 साल बाद भी जान खाओ सर क्या हुआ, 2000 जान खा सकते हो, बिकॉज़ वो एक्सपेंडिचर कैटेगरी में नहीं है, उसका रिटर्न इज पॉसिबल इन फ्यूचर। होम लोन हो गया, कोई भी चीज, किसी लैंड खरीद ली तो उसको ये एक्सपेक्ट हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, राइट, तो वो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। और आपने कार खरीद ली, ये तो एक्सपेंसिव एक्सपेंडिचर कितनी बड़ी, Depreciation क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो गया, अप्रिशिएट आज तक हमने नहीं देखा कोई कार अप्रिशिएट होती है। लेकिन सर अगर आप कार इसके लिए लेते हो, टैक्सी के लिए लेते हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट हैं, क्योंकि आपको रिटर्न लेके दे रही है। अगर आप कार टैक्सी के लिए लेते हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो फिर मतलब आपको एज ए बिजनेस ड्राइव करना पड़ेगा, ड्राइवर भी तो बनना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर भी, मतलब कह रहा हूँ आपने पर्सनल कार ली, अच्छा पर्सनल के लिए तो एक्सपेंडिचर है, खैर आपने अपने लिए खरीदा, सो वो आपका बढ़ सकता है, राइट, उसमें कोई पॉसिबिलिटी है, राइट, रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई रिटर्न एक्सपेक्ट मत करना। एक्सपेंडिचर खर्चा खर्चा होता है, चला गया खत्म। ओके, अब आ जाते हैं, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग भी देते हैं, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वालिटी की कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी, दोनों हो सकती है, बिकॉज अगर आपका क्वालिटी दो एंगल से देखो, एक है डिटेक्शन बेस्ड, एक है प्रिवेंशन बेस्ड, ये रिएक्टिव है और एक प्रोएक्टिव। देखिए क्या होता है, जो रिएक्टिव क्वालिटी है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो 99% लोग रिकमेंड करते हैं, जैसे कोई कस्टमर, जैसे एक सप्लायर से आपको कंप्लेन है या कस्टमर ने आपको बुलाया जैसे सप्लायर, वो कहेगा कि इसको आप 100% चेक करना शुरू, आप गेज लगाओ, मेरे पास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, गेजिंग करो, है ना, गेज बना दो, 100% चेक करो, 0 डिफेक्ट एट माय एंड। अच्छा, एक बंदा लो, इंस्पेक्शन करो, अरे 100% इंस्पेक्शन करूंगा, कॉस्ट लगी, बंदा लग गया, 50,000 का बंदा लग गया, 1 लाख का गेज बना दिया, एग्जांपल। डबल इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। हाँ, फिर 200% करा दिया। 100% करा कई देंगे। बार तो सर ये भी कर अच्छा। देते हैं कि पहले इंजीनियर कर रहा था, मैंने एम लगा दिया। हाँ, मतलब कॉस्ट बढ़ गई, 50 का 1 लाख हो गया। अच्छा, फिर ये भी होता है कि जब ये सारा ड्रामा होगा तो आज रामलाल नहीं आया, श्यामलाल नहीं आया, वो जी पास हो गया, तो फिर 2 लोगों को ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग कॉस्ट, है ना, होता है ना, ऑपरेटर नॉट ट्रेन। अच्छा, फिर ना बंदा तो ट्रेन था, गेज भी आउट हो गया, वे कैलिब्रेशन करो, मतलब खर्चे आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। अभी सुनते रहना, ये खर्चे को माइनस, आपको मैं कैलिब्रेशन कराना कल से बंद कर, अलाउड नहीं है, मैं अनट्रेन्ड वर्कर लगाऊंगा, अलाउड नहीं है, गेजिंग करना बंद कर देता हूँ, अलाउड नहीं है, ये सब खर्चे फिक्स होते हैं, हमेशा रहेंगे। अभी एक प्रॉब्लम बताना, अगर मैंने कहीं अभी रिसेंटली कोई प्रॉब्लम के लिए गेज लगाया है, माय इन हाउस रिजेक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। अभी ऑडिट में ये भी हुआ
एक आदमी ने गेज लगाया कि सर कस्टमर से कंप्लेन आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम थी, हमने गेजिंग शुरू कर दी, कंट्रोल प्लान की अपडेट कर। तो उसने पता क्या बोला, पीपीएम का डेटा देखो, उसने दिखाया इन हाउस पीपीएम आई नहीं रहा ज्यादा। तो क्या आपका इन हाउस पीपीएम बढ़ा क्यों नहीं? कह सर गेज लगा दिया। कह रहे तो गेज इफेक्टिव ही नहीं है, गेज इज नॉट, गेज पकड़ ही नहीं रहा, यू इन हाउस डायरेक्शन शुड इंक्रीज। वो सोचने लगे बात तो सही है। अब प्रॉब्लम क्या है, इन हाउस डायरेक्शन जब बढ़ेगी तो मेरी कॉस्ट और बढ़ेगी। तो मतलब मैंने खर्चा भी किया, अपने कॉस्ट भी बचा लिया, अपना माल खुद ही रिजेक्ट कर दिया। ऐसा रिकमेंडेशन लोगों ने दिया, इंप्रूव क्वालिटी पे, डिटेक्शन पे। ये वाला लॉन्ग टर्म में भी कॉस्ट कम नहीं होगी, इवन कुछ ना कुछ बढ़ेगी ही हर बार। हाँ मतलब मैं मान लूं सुबह 1.5 लाख प्लस कुछ कैलिब्रेशन लगा के, मतलब टोटली चलो मैं मान लेता हूँ 1.5 लाख 2 लाख का खर्चा हो गया। इस केस में जो सजेशन दे रहा है या जो भी दे रहा है उसका पर्सपेक्टिव ये रहता है कि मेरे यहाँ पे ही रिजेक्ट हो जाए, आगे हाँ डिटेक्शन है, बस पकड़ लो तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पकड़ लो। तो गेम भी आपको 2 लगाने पड़ेंगे, एक दूसरा 2 या 3 एक बैकअप के भी रखना पड़ेगा। आज तो आईआईटी की भी रिक्वायरमेंट है, यस बैकअप टेम्परेरी मेजर्स है ना, वो भी है, रूल बना लो। जनरली कहा इसलिए जाता है कि बड़ी कॉस्ट से बच के छोटी कॉस्ट में हम अपने आप को उसको, जैसे कोई रिकॉल हो या कस्टमर हाँ, की रिकमेंडेड हो जाएगा तो वो कलेक्टिव। हाँ तो देखो प्रॉब्लम तो आ रही थी, बट हमने उसमें क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो रिकमेंडेशन किया वो डिटेक्शन टाइप का। यस प्रॉब्लम तो आ ही रही थी, तभी तो हमने क्वालिटी इंप्रूव की। तो क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इस कॉस्ट पे हो रही है, और ये कॉस्ट इनबिल्ट हो गई सिस्टम में। अब कंट्रोल प्लान से हटाना भी मुश्किल था। ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए रिटर्न को बचाने के लिए। अरे एक प्रिवेंटिव कॉस्ट है, प्रिवेंटिव कॉस्ट में क्या है, डिफेक्ट कैन नॉट ऑकर, लेकिन हो सकता है ये 1.5 लाख है, 50,000 का रिजेक्शन आ रहा था, और ये इसका से 5 गुना ज्यादा कॉस्ट लगा। ऐसे मान लेता हूँ प्रिवेंटिव कॉस्ट इज हायर देन, वैसे तो इतने हायर नहीं होना चाहिए, मैं 5 गुना 500% हायर लेता हूँ। सो 1.5 लाख का 5 टाइम्स कर लो, 6.5-7 लाख है, 7.5, ठीक है ना। और मेरा 50,000 का इन हाउस कॉस्ट था, और कुछ कस्टमर से आने जाने का खर्चा मिला के कुछ कितना ले लें, 10,000 बिजनेस कॉस्ट आने जाने के ही हो गए 10-20,000। फिर बंदा गया, फिर वहां पे वो रिटर्न्स आए, चलो मैं इतना और मैं लाता हूँ, जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन 1 लाख मेरा पर मंथ, ठीक है ना। कंप्लेन भी आती रहती है। अच्छा इसके बाद ये गारंटी नहीं है कि 100% फिल्टर हो गया, स्टोरी चलती रहेगी, आराम नाम नहीं आया था, वो सब चलते रहेगी, ठीक है ना। तो वो वाला प्रॉब्लम है सर। 7.5 लाख 1 लाख की कॉस्ट रिकवर करने के लिए 7 क्योंकि 0 होगी ना ऑकरेंस कॉस्ट, तो 1 लाख कॉस्ट 7.5 लगा दी मैंने, तो कितने महीने में रिकवर होगी? अप्रोक्सीमेटली 7.5 8 महीने, 8 मंथ्स में मेरी कॉस्ट रिकवर होती है, करेक्ट है ना। तो 9th मंथ ऑनवर्ड क्या होगा ये जानना है। नाइन मंथ ऑनवर्ड क्या होगा, पेबैक पीरियड 1 लाख रुपए का फायदा होगा, होना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट 1 लाख रुपए। इसको हम बोलते हैं क्वालिटी इज फ्री, इस थ्योरी को बोलते हैं क्वालिटी इज फ्री, क्वालिटी इज फ्री, फ्री ये फ्री, क्वालिटी फ्री इज फ्री, ये क्वालिटी गुरुज ने बोला है। क्वालिटी फ्री होती है पेबैक पीरियड के बाद, तो बेसिकली आपको पेबैक निकालना होता है। क्वालिटी तो फ्री होती है, कभी खर्चा होता ही नहीं, लेकिन ओनली व्हेन यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थ्योरी। In this theory, quality is never free. Correct? कई बार पता है क्या होता है, कई बार सप्लायर्स भी ऐसा करते हैं कि यार तुम्हारा 2 रुपए का पार्ट है, 2 रुपए के पार्ट के चक्कर में मैं 1.5 लाख रुपए खर्च करूं, सिंस को पॉकेट पर लगा रहा है, कुछ भी करना है, तो उस टाइम वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझा के उसको मतलब अरे क्वालिटी तो फ्री है ही, 6 महीने बाद नहीं तो 9 महीने बाद नहीं तो 10 महीने बाद, लेकिन ये फ्री नहीं है। और हम 2 रुपए के पैसे में ये खर्चा करवा देते हैं उसको,
ये भी तो खर्चा करवाते हैं हम, ऐसे थोड़ी ना कि नहीं करवाते। और इसका उसको बर्डन जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। इसमें एक और बेनिफिट वहां पे हो जाता है, अगर सिमिलर प्रोडक्ट वो किसी और लाइन पे यूज कर रहा है तो वो सेम एप्लीकेशन वहां कर सकता है, और भी रिक्वायरमेंट हाँ डिप्लॉय कर सकते हैं, ये डिप्लॉय करेगा और खर्चा ये होगा, और खर्चा होगा। 10 लाइनों में रिजेक्शन बढ़ेगा। पॉइंट ये है कि अगर मैं एक लाइन भी पकड़ूं, ठीक है, जितने में करेगा उतना और इन्वेस्टमेंट उसका बचेगा, बट पॉइंट ये आरओआई कॉन्सेप्ट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो क्वालिटी इज आरओआई, क्वालिटी इज नॉट एक्सपेंडिचर, ये कह रहे हैं हम। इसके लिए क्वालिटी, इट मींस इस टर्म का मतलब क्या हो गया, क्वालिटी इज प्रोएक्टिव, क्वालिटी इज फ्री, क्वालिटी हैव ए पेबैक पीरियड, यूजर। और हम प्रोजेक्टिव को पकड़ेंगे जो हाई इंपैक्टिव बिजनेस है, यस, और लोगों को प्रॉब्लम भी वही हो रही है जहां लाइन रुक जाती होगी। देखिए बात 25 पैसे के बोर्ड की नहीं है, इंपैक्ट कितना है बिजनेस का, ये इंपैक्ट है सर। आई रिमेम्बर एक 25 पैसे का बोर्ड था, मैंने हेडलैम्प में लगाया, रोबो उठाता है उसको वेल्ड करता है, मतलब एकदम हीट करके हीट से प्रेसिंग करता है, और वो माउंटिंग बोर्ड्स है आरती में जाके लगते हैं हेडलैम्प पे। अब क्या हुआ, 25 पैसे का बोल्ट है, उसने हीट अप किया, प्लेटिंग उसने गलत की होगी, व्हाटएवर, वो काला हो गया, वो येलो पैसिवेशन, बच्चे को भी दिख रहा है काला हो चुका है, 3 में से एक बोल्ट काला है। अब वो लाइन पे लगा रहा है, वो कह रहा है काला वाला बोल्ट में लगाऊंगा नहीं, ब्लैंकेट हो गया। उसने गाड़ी पे जो लगी है, गाड़ी होल्ड कर दी, 10 गाड़ियां। अब देखिए 10 गाड़ियां, मेरा हेडलैम्प है 6000 रुपए, 10 गाड़ियां मतलब 60,000 रुपए मेरे डेबिट होने हैं, ठीक है ना, वो डेबिट है, वो प्रेस हो गया, प्रेस हो गया, प्रेस मतलब हीट से प्रेस हो गया वो मोल्ड के अंदर, जैसे मोल्डिंग में इंसर्ट मोल्डिंग होता है ना, इंसर्ट मोल्डिंग हो गया ऐसे मान, ठीक है ना। अच्छा मेरा 60,000 रुपए फंसा पड़ा है, उसका वो 3 लाख इंटू 10 गाड़ियां, 30 लाख हो गया, उसका 30 लाख बच्चा पड़ा है। अच्छा ये जो फास्टनर दे रहा है, बताइए मेरे 25 पैसे काट दो यार, बेवकूफ इंसान है, व्हाट वी आर टॉकिंग। यस भाई 25 पैसे का सवाल नहीं है यहाँ पे, आप इम्पैक्ट टू द बिजनेस देखो ना यार, जनरली ऐसा करते हैं, ऐसा ही होता है। तो मैं धोखा भी मिलाऊंगा 25 पैसे, हाँ, एक क्वालिटी चार पीस से काट लो, 6 पीस, 6 नहीं चलो 6 इंटू सॉरी 4 लगते हैं ना, 6 गाड़ियां ओल्ड है ना, 10 गाड़ियां होंगे, 40 पीस हो गए, 40 पीस हो गए, LH लेफ्ट एंड राइट हैंड, 200 रुपए हो गए, 200 रुपए काट लो जी, 200 रुपए का। तो गाड़ियां होल्ड 30 लाख की। तो ये क्या स्टूपिडिटी है, लोगों को ये पता ही नहीं है, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, एक तो आरओआई कैलकुलेशन नहीं आता कि हमारा हमें बचाने कितने पैसे, ठीक है ना। दूसरा हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इससे आएगा ये नहीं पता होता। सो क्वालिटी इज फ्री, अगर क्वालिटी गुरु ने बोला क्वालिटी इज फ्री, बट देखने का नजरिया अगर इस नजरिए से देखेंगे क्वालिटी इज नेवर फ्री। और आप सोचो बिजनेसमैन को मैं ये रिकमेंड करूंगा सप्लायर को, वो अंदर पता है सोचता है खुद ही खर्चा करूं, खुद ही अपना माल रिजेक्ट करूं, आई एम नॉट स्टूपिड, बोलता नहीं है, कहता है ठीक है जी लगा देंगे, फिर कुछ भेजता रहता है बीच बीच में, कुछ हमारे पास फिर आता रहता है। अच्छा हम भी सैम्पलिंग करते हैं, कई बार पास भी हो जाता है, कुछ हो जाता है, देखो पास हो गया, अगली बार पकड़ा गया, फिर निकाल, वो अपना स्क्रैप करेगा। आई मेट वन पर्सन, वहां 10% रिजेक्शन अप्लाई लॉट का, 100 लॉट आए 10 खराब हो, प्रॉफिट है 6%, 10% स्क्रैप कैसे कर रहा है, 6% प्रॉफिट, वो मिक्स कर, या तो सोशल सर्विस कर रहा है। सोशल तो नहीं करेगा। You know, I asked one guy, general manager था वो क्वालिटी का, I asked कि भाई why you are not taking action, 10% आपका in-house रिजेक्शन है, वो कह रहे लाइन रिजेक्शन थोड़ी ना है, रिसीट पे चेक किया लॉट वापस भेज दिया, हमारे को क्या नुकसान है, डेबिट मार देते हैं, वो सब डेबिट क्रेडिट से चल रहे हैं, डेबिट। मैं कहा बट आपको तो और टाइम लगता होगा, इनवॉइस पे वो भी डेबिट कर देते, तो वहां पे अकाउंट उसने फाइनेंस हेड भी बैठा हुआ था, 6 प्रोग्राम सब लोग होते हैं ना, हेड्स बैठते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम था। तो मैं कहा देखो क्वालिटी इज नॉट ए डेबिट क्रेडिट थ्योरी, क्वालिटी को डेबिट क्रेडिट के लिए नहीं बनाया, आपका रियल नुकसान क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है, आप वो देख रहे हो कितना उसको डेबिट मार दिया, उसको क्रेडिट मार दिया, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम तो डेबिट कर देते हैं। फिर मैं कहा एक काम करते हैं, मैं कहा 10% रिजेक्शन आप डेबिट मार रहे हो उसको विद सम एक्स्ट्रा कॉस्ट, लॉजिस्टिक सेग्रीगेशन सब करके, उसका प्रॉफिट कितना है, कॉस्टिंग शीट 6 से 8% के लिए प्रॉफिट देते हैं वो सप्लायर, ठीक है। तो मैंने ये सोशल सर्विस कैसे कर रहा है ये और बता दो साथ साथ में भी तो बताओगे ना, वो डेबिट सेल कैसे है,
6% प्रॉफिट में 10% का स्क्रैप झेल रहा है, कैसे 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 जीत रहा है? या तो सोशल सर्विस कर रहा है। तो फाइनेंस वाले से पूछा, मैंने कहा आप बताओ, अपने फाइनेंशियल टर्म में बात करो ना। कहते सर ये बात तो क्वालिटी वाला बताएगा, बात तो सही है क्योंकि सोशल सर्विस तो कर नहीं रहा। तो हमने क्वालिटी एक्चुअली वही कैसे कर रहा है, कह रहे जी वही मिक्स करके भेजता रहता होगा, फिर और क्या करता होगा। ये ड्रामा कब तक चलाओगे, ये ड्रामा सॉल्व द इशू ना। सर ये पॉइंट तो वैलिड है, मतलब आज ये भी समझाने की जरूरत पड़ती है, लोग डेबिट से ही काम चला रहे हैं। भाई कुछ प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करनी, आरओआई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। काट रहे बस यही क्वालिटी रह गई है। बड़े बड़े हेड भी बोल रहे हैं हमारे को क्या नुकसान है, हाउ यू एक्सप्लेन दैट? बता नहीं ना, वो कह रहे होने दो, हमें क्या नुकसान है, हम तो पैसे कमा रहे हैं। वो इस पॉइंट पे सोच नहीं रहे कि मैं डायरेक्शन से यहाँ आऊंगा ही नहीं ना फिर तो। और ये भी सुन लीजिए, ये जो क्वालिटी थ्योरी है 5 मिनट्स थ्योरी, इसके 23 दिन 6 महीने चाहिए। आई टोल्ड यू दैट। यस, क्या सेग्रीगेशन, रीवर्क, स्क्रैप, डिवीजन खत्म। ये करने के लिए 50 थ्योरीज हैं, फिलॉसफीज है, मेहनत है। तो यहाँ पे जाने के लिए तो लगेंगे 6 महीने। ये 5 मिनट का थ्योरी है, तो ये कोई समझाने की जरूरत नहीं है, चल ही रहा है। भागते भी इसलिए इस साइड है। हाँ, इस साइड भाग रहे हैं, 4 काम करने कर ली। अब इसके अलावा क्या करते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम आ जाएगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन कंटेनमेंट करेक्टिव एक्शन ले लेंगे, स्क्रैप कर देंगे, रीवर्क कर देंगे, सेग्रीगेशन 100% कर देंगे, एडी दे देंगे। हाँ, और वो कर देंगे। और उसके बाद फिर कापा दे देंगे। कापा में वही है, हमने गेट लगा दिया, अंदर चेक करेगा, मैन पावर चेंज कर दिया, ट्रेनिंग दे दी। तो आप तो कॉस्ट बढ़ा रहे हो, आप कम कर रहे हो। मेरे साथ हुआ था हमारा एसके के सर थे, तो एक सप्लायर को इशू आ गया, तो हम उनको बोले सप्लायर एंड पे क्या एक्शन ले लिया वो बताओ। अरे नहीं आप एक बताओ, आप अपनी लाइन पे क्या एक्शन लोगे इसको मतलब बचाने के लिए, कस्टमर बना दे। तो मैं अपनी लाइन पे एक्शन क्यों लूं, मैं अपनी कॉस्ट क्यों बढ़ाऊं इस चीज को लेके, क्योंकि सप्लायर का काम है, सप्लायर अपने अग्रेसिव एक्शन ले, ना कि अपने डिटेक्शन पे एक्शन। वो एग्री नहीं हो रहा। मोस्टली 90% 95% पीपल रिकमेंड डिटेक्शन। चेक कर ले, recommend detection, nobody go for prevention। आपके लिए जो प्रिवेंशन है ना, किसी के लिए डिटेक्शन ही है सर आपके पास जो नहीं आ रहा तो पीछे डिटेक्शन। अभी मैं वहां भी फंस गए थे हम लोग। अब मैं तो ये स्टोरी आप समझ आ रही है कर क्या रहे थे हम लोग, टीक्यूएम पे काम कर रहे थे। तो वी हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 मंथ इन्वेंटरीज होती थी 6 महीने 5 महीने, we have reduced to 1 month, then we have reduced to 15 days. So TQM में वो जो जापानीज है प्रोफेसर तीस होता है, very happy, हमने इन्वेंटरी मॉडल दिखाया, खुश हो गया। वो कह रहे हैं इनसे सीख नहीं आओ, उन्होंने कैसे कम किया, हमने लोगों को बताया। सडनली कृष्णा मारुति KML, उस वक्त की बात है, सोना गोयल का ग्रुप था साथ में, एक ही भाई हुए थे कजन पता नहीं कपूर के। तो वो उसने दिखाया 2 hours इन्वेंटरी, तो जापानी कह रहे हैं इनसे सीखने जाओ। मैं कहा ये तो हमारे पास आ रहे थे सीखने हमने सिखाया 15 दिन की इन्वेंटरी, ये बंदे 2 घंटे की इन्वेंटरी कर रहा है और कह रहा है इसके बाद सीखने जाओ। ये क्या है, कॉल किया भाई क्या सिस्टम है तुम्हारा, मैं नहीं आओ सर 2 घंटे की इन्वेंटरी दिखाते। कैसे हम भी गए, सर मटेरियल आया, वहाँ कन्वेयर्स बना रखी हैं, 2 घंटे में माल है, फीड हो रहा है लाइन पे, 2 घंटे में फिर ट्रक आ रहा है, फिर फीड हो रहा है, दिख रहा है सामने। यार करा कैसे तुमने यार, मतलब 2 घंटे कैसे मैनेज किया, लीड टाइम थी, इतने इश्यूज थे, कैरिंग कॉस्ट थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, तो वो सारा कैसे कह रहे थे, बस बहुत सिंपल है सर, हो गया। तो दिख रहा है, तालियां भी बजी। हमें ये समझ नहीं आया करा कैसे, हमें 15 दिन करने में इतनी हालत खराब हो गई, 2 घंटे में कैसे करा, बात खत्म हो गई। मैंने नहीं कुछ तो किया, बट नॉट टेलिंग सर 1 साल 2 साल 3 साल बाद मैं सप्लायर ऑडिट में चला गया, कुछ सप्लायर के रिक्वायरमेंट था, एसक्यू था सप्लायर ऑडिट, सप्लायर ऑडिट कर रहे थे, कॉमन सप्लायर होता है ऑटोमेटिक। तो एक सप्लायर मिला, तो उसका ऑडिट किया, मैं कहा फिनिश नोट कहाँ रखा हुआ, कह रही यहाँ तो कुछ भी नहीं रखा, मैंने कहा है, कह रहे वो अलग से जगह रखा, तो अलग से छोटा सा फैक्ट्री एरिया टाइप बना रखा है, वहां पे इन्वेंटरी रखी। मैंने इतनी इन्वेंटरी रखी हुई है, मैं ये किसकी इन्वेंटरी है, कैसे ये आपकी नहीं है, ये कृष्णा मारुति है। मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे सर 30 दिन वो कह रहे कि मैं एक भी पीस नहीं रखूंगा, तुम रखोगे सारे, हमें को भेजते रहना।
ऐसा ये सिस्टम था। ये इसने क्या किया, वो इन्वेंटरी अब उसके बाद पास में होगा ना सर, सप्लाई पास में थे, मैं ट्रक आ रहा है उसी में डालते रहना 2 घंटे का मेल रन सिस्टम भी दिखा दिया सिस्टम। हाँ, पर वो बंदा 3 दिन के रखा हुआ। अच्छा ये स्टोरी मैं आज समझ आई कि ये 2 घंटे की इन्वेंटरी फीड कैसे हुई। सो सप्लाई चेन में कॉस्ट कम हो रही है या नहीं हो रही, ये नहीं एट द एंड कॉस्ट कम हो रही है, ये नहीं, सप्लाई चेन में तो प्रॉब्लम यही शफल कर रही है ना, जिसके बाद नहीं तो इसके बाद भेज दी इसने, इसके बाद भेज दी, मतलब प्रॉब्लम हैज नॉट ऑकरेंस खत्म नहीं। जो आपका ऑकरेंस है वो किसी को रिडक्शन बुला दिया। हाँ, आपके लिए प्रिवेंशन टाइप हो गया, तो ऐसा लगा कि आएगा तो उसको आएगा, बट कम आएगा। So quality is ROI. This concept came in Six Sigma पहली बार। Six Sigma को ROI फॉर्म में कोई, क्वालिटी को ROI फॉर्म में कोई नहीं देखता था। अब तो सब लोग देख सकते हैं। जब ये आया था 1918 में तो ये यूनिकनेस लेके आया। अच्छा ROI से क्या समझ आएगा, इस क्वालिटी के बारे में सब थ्योरी समझ आएगा, क्वालिटी इज फ्री, क्वालिटी इज प्रिवेंशन, विच अप्रोच, प्रोएक्टिव। सो एक वर्ड से ये सारी चीज, ये ऑन क्वालिटी अप्लाई कर रहा हूं मैं, ये थॉट ROI ऑन क्वालिटी। सो इससे एक थॉट प्रोसेस, ये यूनिक अप्रोच है नंबर। क्या ये क्लैरिटी आया कुछ? आर यू ओके? सेकंड जो अप्रोच फॉलो किया उन्होंने वो है पीपल एक्सीलेंस। सिक्स सिग्मा ने बोला पहली बार कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस, बिजनेस एक्सीलेंस के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। यू हर्ड ऑफ द बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड, गोल्डन पिकॉक अवार्ड, ये अवार्ड सारे हम लोग भी अप्लाई करते हैं, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स मिलते हैं, एक्मा ये वो है ना, CII ये सब देते रहते हैं। तो वो कह रहा है कि बिजनेस एक्सीलेंस जो है ना वो पॉसिबल नहीं है विदाउट पीपल एक्सीलेंस। वो कह रहा है बिजनेस एक्सीलेंस नहीं होता है, पीपल एक्सीलेंस लीड टू बिजनेस एक्सीलेंस। करेगा कौन? लोग ही तो करेंगे। सो हम जो भी सर्टिफिकेट देते हैं वो कंपनी को देते हैं इन जनरल। अवार्ड मिला कंपनी को मिला, ISO मिला कंपनी को मिला, 971 कंपनी को मिला, IATF कंपनी को मिला, गोल्डन पिकॉक अवार्ड कंपनी को मिला, TPM अवार्ड कंपनी को मिला। कराया किसने? लोगों ने। उसकी कॉम्पिटेंसी क्या हुई? जो असली प्लेयर है वो तो गायब है पीछे से, और उसकी अगर बस की नहीं होती तो ये अवार्ड नहीं मिलता। It is the human capability, it is the human competency। सर तो उसने कहा कि हम उल्टा चलते हैं, लोगों को सर्टिफाई करो कि इनके बस की है तो ये एक्सीलेंस पहुंचा देंगे। पीपल एक्सीलेंस होना चाहिए सबसे पहले। सो अब ये ब्लैक बेल्ट किसको मिलता है? कंपनी को नहीं मिलता है, लोगों को मिलता है। ग्रीन बेल्ट किसको मिलता है? लोगों को मिलता है। कोई भी सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन कंपनी को नहीं मिलता। ये पहली बार किसी ने सोचा और गलत नहीं सोचा। इससे क्या फायदा नुकसान हुआ? एक तो इससे कॉम्पिटेंसी का लेवल डिफाइन हो गया कि ब्लैक बेल्ट है तो इतनी इसकी कैपेबिलिटी होगी कम से कम। कोई बंदा आर्मी से आएगा तो इतना तो कैपेबल होगा, कोई पुलिस में होगा तो इतना कैपेबल होगा, इतना एक आइडिया तो लग ही जाता है। एक जनरल सिविलियन से तो बेटर आइडिया लग जाता है। तो इससे फायदा नुकसान ये हुआ कि उसने कंपनी तो कंट्रीब्यूट किया बिजनेस एक्सीलेंस में। जब उसने जॉब छोड़ी कहीं बाहर गया तो उसको बार बार क्वेश्चन नहीं होता आपने क्या कराया था, कैसे कराया था, वहां क्या किया था। हर बार जाओ अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। आपने कितना भी अच्छा अपना काम किया होगा किसी कंपनी, दूसरी कंपनी में जाओगे वो ये मानेगा कि हमें कुछ नहीं पता, जीरो है, प्रूव योरसेल्फ। अब बंदा फिर लग गया सर मैंने वहां ये कराया था, मैं देखता भी ये था, मैं ये करता था, हम उसको प्रूव करना पड़ता है। तो इसने बोला कि हम सर्टिफाई कर देंगे, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कॉम्पिटेंसी ग्लोबली। या ब्लैक बेल्ट लेवल है तो इतना तो उसने किया है क्वेश्चन में, तो इसके बाद कुछ पूछना है तो पूछो। बोलो ना इसका इतना कॉम्पिटेंसी है। और सब लोगों को ब्लैक बेल्ट करने, ब्लैक कैट कमांडोज कुछ ही होंगे 1000 में 100 लोग होंगे, तो पहले 100 तो अलग दिख जाएंगे। वहाँ पे भी उन्होंने क्राइटेरिया लगा रखा है कि इतनी एज होनी चाहिए मिनिमम। हाँ, तो ये बंदा जो ब्लैक बेल्ट है तो इसने तो ROI तो लाके देगा ही देगा, अपनी सैलरी तो निकाल ही लेगा। और ये अब ये बताएगा मैंने ये प्रोजेक्ट करके इतना सेविंग किया, ये किया, आपको बताओ क्या करवाना है।
देखिए एक्सपर्ट का इंटरव्यू नहीं होता। अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है इसका मतलब यू आर नॉट रीच्ड टू एक्सपर्ट स्टेज। एक्सपर्ट ही पूछता है आपको क्या डिलीवर करना है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। इफ आई एम कैपेबल आई विल डिलीवर विद हैंडशेक। क्यों सर? इंटरव्यू किसका होगा? इसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट पे जो होता है, वो एक्सपर्ट नहीं होता। एक्सपर्ट को तो बुलाया जाता है, सर मेरी कंपनी आ जाओ, क्या कर सकते हो आप, ठीक है आपकी रिक्वायरमेंट बताओ। क्यों सर? ये है कि डिस्कशन जो आपका क्रिटिकल इशू है वो आप ला के दो। और ये मेरा सैलरी है, ये मेरा आउटपुट है, एंड इफ यू फील इट इज गुड, और ये मैं ऑलरेडी करता हूँ, दिस इज माय कैपेबिलिटी, सर्टिफाइड। सर और ये सर्टिफाइड की बात नहीं, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। प्रूवन मतलब लोग जानते हैं कि आप काम करते हैं। प्राइवेट कोई हिडन चीज नहीं है। अगर प्रोजेक्ट किए होंगे ना, जैसे हम जो प्रोजेक्ट करते हैं वो नोन है लोगों को। एस्कॉर्ट का क्रेन मॉडिफाई हुआ जो नया आया है, कैबिन है, हमने करवाया। वो लाइन है, हमने मतलब टीम ने किया है। वो रिजल्ट जो है, रिजल्ट ऐसे नहीं कि हमने सर कुछ कराया कि उसको पता नहीं। तो नैनो प्रोजेक्ट पे काम नहीं, लाइन में कन्वर्ट। पहले क्या क्रेन ऐसे बनती थी स्टेशन, जैसे बड़े बड़े ना, जैसे एयरक्राफ्ट बनता है, सारा मटेरियल आ गया एक जगह असेंबल किया, व्हील किया, आगे निकाल दिया। बड़े बड़े इक्विपमेंट ऐसे होते हैं हैवी, हमने उसको असेंबली लाइन में कन्वर्ट कर दिया। जो 3-4 दिन में क्रेन बनती है, 6-7 दिन में वो बनता है कॉम्पैक्टर, रोड। अब 1.86 आवर्स में क्रेन बनती है, ठीक है ना। उसकी लाइन लगवाई, तो लाइन तो उसमें बल्लभगढ़ प्लांट आया नहीं था, तो बल्लभगढ़ में न्यू लाइन लगाएंगे। 25 लोगों से बनेगा पूरा, 25 लोग पूरा वॉल्यूम कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा था ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। 500 क्रेन चाहिए, पहले से 50 क्रेन चाहिए। मेट्रो स्टेशन आ रहे थे, इसका सिस्टम चल रहा था, बिल्डिंग्स बन रही थी, तो क्रेन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई कार के अंदर। तो फिर आप वैसे स्टेशन मैन्युफैक्चरिंग करोगे। तो जो भी आप काम करोगे वो प्रूवन होना चाहिए। सो यहाँ पीपल एक्सीलेंस विल लीड टू बिजनेस एक्सीलेंस, ये थ्योरी है, और पीपल इज द की। हम बिजनेस एक्सीलेंस की बात करते हैं, बंदे कैसे खराब कैसे हो जाएगा सर? एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी कैसे होती है, बंदे ठीक नहीं है, तो ये मतलब हाउ इज पॉसिबल? इसमें तो मैनेजमेंट का वो रहता है कि हमने किया है, मतलब बिजनेस एक्सीलेंस में ना मैनेजमेंट रहता है कि हमने आपको क्या नाम है सर्विस प्रोवाइड की है, हमने आपको वो किया, तो सारा क्रेडिट वहां से लगा देते हैं मैनेजमेंट के पास। हाँ चला जाए, एक्चुअली ले लेता है। हाँ ले, बट उसकी कॉम्पिटेंसी को सर्टिफाई कर दे कि इस बंदे की बस की थी, हमने करवाया, बट क्रेडिट गोस टू मी, ओके। लेकिन उसकी कॉम्पिटेंसी तो सर्टिफाई कर दे कि भाई इसने ये बस किया, ताकि आगे ही कैन यूज दिस कॉम्पिटेंसी। अब क्रेडिट जो एस्कॉर्ट क्रेन का, वो हमारा थोड़ी ना, वहां पे किसी ने जो उसको भी लेना लेता है, बट हम अपनी कॉम्पिटेंसी में काम करेंगे कि हम लाइन को ऐसे करवा सकते हैं। बात कर लो जाके, वी हैव डन इट, और ये सब प्रूवन है, विजिबल चीजें हैं। So what I want to say, ये हिडन चीज नहीं होती। Experts have no interview in future. So people excellence lead to business excellence. Our focus is on people competence. क्यों? आदमी कॉम्पिटेंट है तो रिजल्ट भी अच्छा डिलीवर करेगा, टारगेट भी अच्छे डिलीवर करेगा, राइट। अगर उसके बस की नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। एप्पल इसलिए नहीं बना क्योंकि स्टीव जॉब था वहां पे, स्टीव जॉब था तो एप्पल बना, राइट। ऐसे नहीं, एप्पल बंदा था तो कंपनी बनी। क्यों सर? जब बंदा चला गया तो कंपनी नीचे आ गई थी। सुना होगा ना, मूवीज देखना, जॉब्स करके मूवी है अमेज़न में, प्राइस है। इट्स अ वेरी डायरेक्ट रिलेशनशिप, जॉब्स करके। जॉब मतलब स्टीव जॉब ही है उसके उस पे बना। हाँ, डॉक्यूमेंट्री टाइप नहीं है, बट मूवी की तरह ही बनाया है, आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में जब वॉक करता है, छोड़ता है, हाँ 1.5 घंटे की है, सिंपल है। पर इसलिए नहीं कि मूवी है, मतलब ये देखना है कि बंदे की क्वालिटी पे प्रोडक्ट की क्वालिटी, बिजनेस की क्वालिटी डिपेंड करती है। वो एग्री नहीं करता था ये क्या फोन बनाया, ऐसे डर भी फेल होता है, क्यों डिजाइन है, इज नॉट इनोवेशन। वो कह रहा अंदर है यार, पीसी पे अंदर लगा हुआ है, क्या नो देयर इज नो आर्ट इन पीसीबी। ये नहीं कंपोनेंट टेढ़े बड़े लगा दिए, क्यों स्ट्रेट बिल्कुल अलाइनमेंट होना चाहिए। वो कह रहा अंदर सीपीयू के अंदर है, कौन देखेगा? वो कह रहा आई डोंट वांट टू वर्क विद यू, चेंज द टीम। तो इतना एडमेंट था कि उसको बीच में तो बोर्ड नहीं निकाल दिया, जिसने कंपनी बनाई उसको निकाल दिया। देखो ऐसे तो काम नहीं हो सकता, ये अपनी चलाया जा रहा है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसको हटा दिया। अब वो क्या, वो मीडिया क्वालिटी में आ गया, सेल्स नीचे गई,
ये वापस आया, फिर ये अपना थॉट प्रोसेस लेके आया। So all the innovation, everything, people excellence bring business excellence. Direct correlation. जहाँ लीडरशिप अच्छी है वहाँ काम अच्छा हो रहा है, जहाँ लीडरशिप खराब है वहाँ लोग परेशान होते हैं। सिंपल सा लॉजिक। सर आप फॉरेस्ट की बात करो, ट्रीज की बात मत करो, ऐसे कैसे? ट्री दी इंग्रेडिएंट फॉर फॉरेस्ट ना, पेड़ है नहीं, फॉरेस्ट होना चाहिए। पीपल एक्सीलेंस नहीं, बिजनेस एक्सीलेंस होना चाहिए, ऐसे कैसे? by the people. हैं? Business excellence comes by the people. Exactly. लेकिन अभी ऐसा तो नहीं है। People certified business, people certified organization, आदमी का तो कोई रोल ही नहीं आ रहा कॉम्पिटेंस से। सिर्फ इतना है कॉम्पिटेंस, कुछ स्किल मैट्रिक्स 4 लाइन पे लगा रखी है, इससे थोड़ी ना होता सर, ये प्रूवन स्किल थोड़ी ना मैट्रिक्स। ये मैट्रिक मार्केट में सेलेबल ही नहीं। वो सिर्फ आपकी विद इन कंपनी आप उसको हाँ वो दिखाना है, वो कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है। सो पीपल एक्सीलेंस लेके आए, किस फॉर्म में है? ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट। तो इसमें एक चीज हो रहा है, जो मैनेजमेंट है ना आजकल जो कंपनी है वो इसको जो पीपल से मैन पावर है उसको लायबिलिटीज मानती ना कि एसेट्स मानेंगे ना, जब वो आरओआई देगा ही नहीं तो मेरे उसकी सैलरी तो निकलनी थी। कई कंपनी में अभी मेरे को कॉल आया कि बंदे से 3 महीने सैलरी नहीं मिली, कोई इशू होगा कंपनी कांट है, तो इशू हो रहे हैं, मिल जाएगी बट डिले हो रही है, सप्लायर के पेमेंट 6-6 महीने डिले चल रहे हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? आरओआई नहीं है तो बंदा कैसे काम करेगा? मैं कहूंगा सर मेरा 20 लाख का पैकेज है, 1 करोड़ की सेविंग दे रहा हूँ साल में, 5 प्रोजेक्ट करूंगा, खत्म हो गई बात। तो सैलरी तो फ्री है, उसके ऊपर रिटर्न दे दिया। 80 लाख का हाँ, तो आप बताओ फुल टाइम भी वैसे अगर मैं सारा दिन से 5-10 प्रोजेक्ट ही करूँ साल में, कुछ भी काम ना करूँ तो भी रिटर्न है। बल्कि मैं तो कुछ और भी डिपार्टमेंट में काम भी तो दोगे ना, तो मैं अपनी सैलरी तो खुद ही निकालूंगा। ये कॉन्सेप्ट था ना जब ये आया था इनिशियली, तो इसलिए था कि ब्लैक बेल्ट को रखने कोई नुकसान है ही नहीं। अब लायबिलिटी कौन होती है? वो कहे जी आ गया, क्या करना है बताओ जी, सैलरी ले रहा है 1 लाख रुपए, काम कुछ नहीं कर रहा है, अब उसको टेंशन हो रही है, रिपोर्ट बना दी, कुछ मीटिंग ज्वाइन कर ली, कुछ प्रेजेंटेशन बना ली। अब वो क्या हो रहा है, इससे कंपनी में कोई वैलिडेशन तो हो नहीं रहा। अब वो कहे जी लायबिलिटी है, खतरा हमेशा टला थोड़ी ना, अब उसको प्रूव करना पड़ता है अपने आप को बार बार। जॉब चेंज करो तो भी प्रूव करना पड़ता है, विद इन दी जॉब भी प्रूव करना पड़ता है आजकल। ये बड़ी प्रॉब्लम है। किसी दिन बुला के क्या करते हो तो इंक्रीमेंट आएगा तो उसमें कोई चलेगा करते क्या? अब पता है सबको है कि लोग क्या करते हैं, बट उस वक्त ऐसे पूछते हैं सीरियसली जैसे पूरे साल किसी को पता ही नहीं था। ये ऐसे होता है, मैं देखता हूँ ना न्यूज़पेपर में आता है ना, वो पुलिस वाला पकड़ा गया, इतने रुपए का व्यय करते हुए, लोग एकदम से ना व्हाट्सएप मैसेज बताओ क्या हो रहा है, करप्शन आई है, सारा दिन तो तुम्हें पता है लोग ले रहे हैं। आज न्यूज आने से तुम्हें क्या एक्साइटमेंट हो रहा है? ये लॉजिक समझ नहीं आता। यहाँ 1 साल में न्यूज आ जाएगी ना कि वो पकड़ा गया, बहुत बड़ा होते हैं, सब लोग ऐसे चार्ज अप हो जाते हैं कि इंडिया बड़ा करप्शन है। सारा दिन पकड़े गए थे, हाँ जिस दिन पकड़ा जाए बताओ, बाबा भी ऐसे करते हैं, रोज तो तुम्हें पता है क्या करते, तुम ही जाते हो। आज न्यूज आ गई तो लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट, इवेंट बेस्ड सिस्टम है, आज पता चला, ऐसा नहीं है पता उनको पहले से हो, आज न्यूज बनी, आज इवेंट था। दुनिया उसको छोड़ के दूसरे बाबों पे भी जाती है, हाँ फिर वो बाकी भी चल पड़ी। ये सही है। उनको कोई न्यूज में अच्छा न्यूज बड़ी जल्दी भूल भी जाता है, अगले के लिए तैयार हो जाते हैं। वो इसलिए जाती है ना कि वो अपनी आरओआई प्रूव कर चुका है। अच्छा मैं अब आपको हैरान होगी, टीपीएम का प्रोग्राम था महिंद्रा में और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टीपीएम भी किस लिए करते हैं? मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर मांग रहे थे लोग, तो मेंटेनेंस क्यों नहीं करते थे? खर्चा है। फिर एक जैपनीज आया 99 में इंडिया में, वो कह रहा है मेंटेनेंस तो प्रॉफिटेबिलिटी है। तुम्हें कैसे है, सारा दिन मेंटेन करते रहो, प्रोडक्शन के लिए मशीन भी नहीं मिलती है तो खर्चे है ना, स्पेयर पार्ट ऑयल सब ज्यादा खर्चा है। तो उसने बोला कि नहीं मेंटेनेंस नहीं करना है, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करना है, मशीन की स्पीड बढ़ाओ, साइकिल टाइम बढ़ाओ, यू नो रिजेक्शंस कम दे, तो आप कहोगे मेरी मेंटेनेंस से इतना फायदा पहुंचा है मैंने। टीपीएम कॉन्सेप्ट लेके आए, टोटल प्रोडक्टिव। जब तक आप कोई दिखाओगे नहीं, आप फायदा नहीं दिखाओगे, मेंटेनेंस में भी फायदा नहीं होता था, बंद हो गई थी मेंटेनेंस बिल्कुल ही। वो कहते हैं ब्रेक डाउन हो जाएगा तभी पीएम कर लेंगे। अभी यही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टोटल प्रोडक्टिव।
Maintenance job is not zero breakdown. Maintenance job is increase the productivity of the machine. SMED करो एग्जांपल देता हूँ, आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, ये काफी नहीं है, ये तो जीरो ब्रेकडाउन तो छोटा टारगेट है टीपीएम का, वो तो करना ही करना है। आपकी रनिंग में आप गाड़ी चला रहे हो तो माइलेज नहीं आ रही, वो भी तो प्रॉब्लम है ना। आपकी माइलेज आनी चाहिए 20, आपकी आ रही है 13, आप हर दिन पैसा लूज कर रहे हो। रनिंग मशीन भी नुकसान पहुंचा सकती है सर, ये बहुत कम लोगों को पता है। चलती हुई मशीन भी नुकसान पहुंचाती है अगर प्रोडक्टिव नहीं है। कंज्यूमेबल ज्यादा यूज हो रहे हैं, साइकिल टाइम पुअर है। आई सॉ दिस किरण होती होगी ना मानेसर में, राइट कास्टिंग। हम लोग वहां विजिट करें, टीपीएम करना है, ठीक है जी, प्लांट दिखाओ। नई मशीन थी, 3 महीने की बुरी हालत कर रखी है चला चला के। ऑपरेटर बताएगा सर मशीन के सामने मत खड़े हो। क्या हो गया? कह रहे थे आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं। मुझे लगा डाई कास्टिंग मशीन पहली बार सुनने दे रही, क्या बात कर रहे हैं? मैं डाई कास्टिंग मशीन ही है ना, ऐसा चलो आपकी मर्जी। नहीं, ये बंदा बंद करने के बाद किसी दूर से वो बोले एंड है ना डायगोनल, वो इसी लगे वहां जाके पिलर है, पिलर के पीछे था। फिर वापस आया, फिर शॉट वापस निकाले, नहीं क्या ड्रामा हो रहा है। देन गाइस क्या हुआ, वो क्या मोड ऐसे ऐसे आ रहा है, तो मैं अगर माइक्रोन में बात करूं और बंद हो रहा है, तो वो जब एकदम शॉट आता है ना डाई कास्टिंग में, तो वो परफेक्टली क्लोज नहीं है, बेसिकली मैचिंग नहीं है। तो वो क्या होता है, शॉट ऊपर जा रहा है कि बुलेट स्पीड से जाता है सर, वो गरम जो है ना मेटल। तो मैंने ऊपर देखा पूरा जमा पड़ा है जो ओवरहेड ट्रेन पे। देन आई अंडरस्टैंड, कह रहा है बुलेट स्पीड से आता है, कहीं भी जा सकता है, गोली लग सकती है, पिलर के पीछे चले जाता है। अब ये जो मतलब अगर 30 सेकंड का साइकिल टाइम है, इसमें 20 सेकंड तो इसके आने जाने में लग रहा है, कि टोटल 50 सेकंड साइकिल टाइम हो गया। 10 सेकंड टोटल 50 सेकंड बाद नेक्स्ट साइकिल चालू होगी, ये गारंटी है। तो माय पॉइंट इज कि यार हम लोग रनिंग मशीन से क्या होता है, ब्रेकडाउन तो जीरो है, कोई प्रोडक्टिव मशीन ही नहीं है। टीपीएम चाहिए, अब यहाँ टीपीएम चाहिए, वो देख रहे हैं ब्रेकडाउन जीरो, ठीक है ना। सो व्हाट आई वांट टू से, पीपल ये कौन देखेगा? पीपल जब तक उस साइड से नहीं देखेगा, एक्सीडेंट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक्सीडेंट हो जाएगी। लोग एक्सीलेंट होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंट होगी, लो एक्सीलेंट होंगे तो सिटी एक वर्ल्ड क्लास होगी, लो एक्सीलेंट हो कंट्री वर्ल्ड क्लास होगी। लोगों पे डिपेंड करते हैं एक्सीलेंस, क्वालिटी ऑफ द पीपल। टेक्नोलॉजी कौन डेवलप कर रहा है? लोग ही कर रहे हैं यार, और कोई नहीं। न्यू टेक्नोलॉजी से आगे पे डिपेंड है, इनोवेशन सारा ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, क्रिएटिविटी, आइडियाज, काइजन सब आदमी पे डिपेंड है। बताओ मशीन कौन सा काइजन दे रही है? हम तो आदमी पे बैक करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आदमी को पहले डेवलपमेंट का होगा, इंप्रूवमेंट होता रहे, साथ साथ चलेंगे, पर आदमी को पहले सबसे पहले होगा एनरोल टू ब्लैक बेल्ट, इंप्रूव योर कॉम्पिटेंसी, टेक प्रोजेक्ट्स, ROI, क्यों सर, एंड सर्टिफिकेशन। आपको दिस कॉन्सेप्ट इज यूनिकनेस की बात, बाकी तो और भी सेम ही है। इज दैट पॉइंट क्लियर? एक पॉइंट है तो इसलिए क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट आया ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ये पीपल कॉम्पिटेंसी है, ये ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल रहा है, ये आदमी को, इंडिविजुअल आदमी को मिल रहा है। एक पॉइंट हो रहा है, जैसे इंप्रूवमेंट टूल्स हमने बात की थी, 7QC 5YSPC, इसमें भी हम बंदों की कॉम्पिटेंसी अप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, उनको सर्टिफिकेशन देते हैं। तो हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, क्योंकि वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, अबे ना ट्रेनिंग मिली है, यहाँ ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं होता, यहाँ होता है कि आप वो प्रोजेक्ट कर सकते हो नहीं कर सकते। ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं है 6 सिग्मा। आई थिंक बंदे 6 सिग्मा तो एप्लीकेशन का आता है, ये एप्लीकेशन है, या ये बंदे की बस की है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, ये प्रोजेक्ट्स कर सकता है, ये बिजनेस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। वो पढ़ रहे थे ना, नॉलेज अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, ये वहां है। 7QC की ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं बता रहा हूं 6 सिग्मा ट्रेनिंग इनपुट है, आउटपुट नहीं है। आउटपुट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स, इम्प्लीमेंटेशन। जो आदमी ट्रेनिंग को आउटपुट मान रहा है वो अपना टाइम वेस्ट करता है। ट्रेनिंग इनपुट होती है, आउटपुट का प्रोसेस सुना ना, इनपुट एक्टिविटी आउटपुट। लोग ट्रेनिंग का आउटपुट की इफेक्टिवनेस देख रहे हैं, आउटपुट ट्रेनिंग इनपुट्स है,
मैंने आपको इनपुट दिया, अब आपको प्रोजेक्ट करना, आपको प्रॉब्लम सिलेक्शंस करना, प्रॉब्लम को एनालाइज करना। क्यों सर? ट्रेनिंग इनपुट्स है, आउटपुट एप्लीकेशन है। व्हाट डू यू से? नॉलेज इनपुट है, नॉलेज आउटपुट नहीं है। प्रोसेस की तरह जैसे इनपुट डालते हैं हाँ। टाइप ऑफ जो हमारा ये हाँ, तो ट्रेनिंग को आउटपुट मत मानो, मतलब हर ट्रेनिंग को नहीं, 6 सिग्मा की बात करो, आगे तो सर अवेयरनेस एंड आउटपुट है, लोग अवेयर हो गए, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आई अटेंडेड दिस ट्रेनिंग, वो सर्टिफिकेट आउटपुट हो गया। आउटपुट है, आईएसओ सर्टिफिकेट आउटपुट है, ठीक है। तो मैं हर जगह नहीं कह रहा हूँ, बट 6 सिग्मा में ट्रेनिंग आउटपुट नहीं इनपुट है। कैसे अभी ये प्रोग्राम चलेगा, आपको आगे काम 5 दिन रुकना पड़ेगा। मैं टोल्ड यू 5 डे डिस्कशन होंगे, उसके बाद डेटा ड्रिवन शुरू हो जाएगा। 5 दिन कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन होगा, 5 डेज के बाद फिर आपका डेटा, केस स्टडीज, प्रॉब्लम वो सब शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 डेज आपको डिस्कशंस के लिए इंतजार करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स कुछ में डिफरेंस ओपिनियंस आएगा, उसको ब्रिज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी, हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री में गलत तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो लर्निंग अनलर्निंग, तो ये 5 दिन हमारे पास करने के लिए। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम केस और डेटा ड्रिवन। Is it fine? So people excellence clear हो गया? Yes, sir. People excellence lead to business excellence. वो है ना श्रीधरन मेट्रो मैन को, वो इंजीनियर लगता है, प्रोजेक्ट इंजीनियर, मुझे ये उसका जीएम वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, उसको कंट्री बुलाते हैं, पाकिस्तान बुला रहे सर मेट्रो लगा दो हमारे प्लीज, प्रूवन कॉम्पिटेंसी है, ये लगा देगा टाइम पे, समझ रहा, प्रूवन है। मुंबई डब्बा वाला पीपल कॉम्पिटेंसी प्रूवन है सर, वो 6 सिग्मा को सर्टिफाई नहीं किया, लोगों की कॉम्पिटेंसी इतनी हायर है क्योंकि 6 सिग्मा लेवल है, क्योंकि जो बंदे हैं वहां पे ना तो कोई लॉजिस्टिक्स सर्विस है, ना जीपीएस सिस्टम है, ना कोई हाई एंड टेक्नोलॉजी है, पीपल कॉम्पिटेंसी है। एग्जांपल सही जगह पहुंच जाते हैं, मतलब उनका जो एरर नहीं है, डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्टिवनेस 3.4 DPM से so they are exactly their people excellence YouTube is there are multiple examples we have तो वाले पीपल एक्सीलेंस का जितना रहता है केस स्टडी भी हम लोग बता देंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि दिस इज द यूनिकनेस वी टॉक। अब ये बहुत कम लोग बात करते हैं, you know US में why America is growing, why the dollar price is higher than rupee, कभी आपने सोचा अमेरिका में ऐसा क्या है? 70 गुना का फर्क आ जाता है, 1 रुपए तो पहले आधा तो ही खत्म हो गया। मैं यहाँ पे 10,000 कोई आदमी 10,000 रुपए ले रहा होगा, ठीक है, वहां से $10,000 ले रहा हो, हो गया कमाना लिए 70 लाख, 7 लाख कितना हो गया? 7 लाख 7 लाख हो गया। 30,000 ले रहा हो यहाँ पे रुपए, वहां $30,000 ले रहा हो, तो इसे ऐसे होता है 70 लाख का पैकेज 80 लाख कितना पैकेज कहते इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके 70 गुना तो पहले 70 से डिवाइड कर लिया। हाँ उनके लिए पैसे ही है ना, वो उतने में कमा रहे हैं, खर्चा भी उस हिसाब से ही है। फिर $1,000 यहाँ खर्च हो गए, 500 हो गए, रात में $500 बचे, खर्चा भी बहुत करते हैं, कोई चीजें महंगी है, लेकिन सवाल ये है कि उसी प्रोपोर्शन में खर्चा उसी, लेकिन अगर उसको इंडियन रुपीज में देखोगे ना बहुत पैसा है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वहां जाके कमाए फिर यहाँ के सडनली खर्चे कर, फिर जाके वहां खर्चा भी वही करना पड़ता है आने जाने का। आज जब कोई इंडिया आता है, कोई 1 साल 6 महीने घूमने, तो उसको अच्छा लगता है, ये लो यार क्या डॉलर में है ना, ठीक है, लेकिन वहां जाके फिर वही सिनेरियो। अच्छा अगर यहीं रहने लग जाएगा तो फिर हिसाब से फिर प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा, तो जो यूएस में कमाएगा उसको यूएस में ही रहना पड़ेगा, वहीं कमाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसी आरओए के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बट पॉइंट ये है ऐसा है क्यों? हम लोग मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा एक और है, हम 7 दिन काम कर रहे हैं, कभी कभी संडे भी चले जाते हैं लोग, हमारे बैच में वो सर आज प्लांट वर्किंग है, ठीक है, वो कोई प्लांट से अटेंड कर रहा है। अभी लास्ट ये उसमें ही बोल रहा हूँ मैं, कोविड टाइम में संडे बुला रहे लाइन वाइन सेटअप करो, बोलो 5 दिन काम कर रहे हैं। हमारा जीडीपी से 180 ट्रिलियन रुपीस, उनका 1380 ट्रिलियन,
कितना फर्क हो गया, 180 और 1300, 1000, हाँ वो ज्यादा नहीं है, 1000 का 1 ट्रिलियन बता रहा हूँ, 1 लाख करोड़ रुपए होता है, ठीक है ना, 1 ट्रिलियन कन्वर्ट कर दो 1 लाख करोड़ के आसपास बनता है, मतलब यूनिट देख लो आप, एक यूनिट का फर्क है 1 लाख करोड़ का, तो मतलब कितना डिफरेंस है जीडीपी में इंडिया के। और अच्छा वहां लोग कम है, वहां हम ज्यादा है, तो ये कौन सा मैजिक हो रहा है, कोई बताएगा सर? मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ, कम दिन काम करो, बंदे भी कम है, कौन सी मैथमेटिक्स है आपको बताना है, ठीक है, और वैल्यू 70 गुना हमसे ज्यादा है, हम ज्यादा काम करते हैं, ठीक है ना, लोग भी हम ज्यादा है वॉल्यूम में, पब्लिक भी ज्यादा है, ठीक है ना, मेहनत भी हम ज्यादा कर रहे हैं, वैल्यूडेशन 70 गुना कम है, ये कैसे हो सकता है? यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट्स की वो बनाते हैं सिस्टम्स, हम क्या फॉलो करते रहते हैं, मतलब खुद का दिमाग यूज नहीं करते। तो बोलो ना सर आप, टाइम मैनेजमेंट पीपल की एक्सेलेंट टाइम ज्यादा यूज करते उनकी प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस और उनकी अमेरिका ने क्या बोल रखा है कि दुनिया का कोई भी टैलेंट है वो मेरे पास आ जाए, ब्रेन ड्रेन। एग्जैक्टली, अगर कोई यूरोप में एक साइंटिस्ट है, अगर आई विल गिव यू एनवायरनमेंट, मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा, ये नहीं बोलूंगा कहां से आए, कौन हो, क्या हो, फादर कौन थे, मदर, एप्लीकेशन फॉर्म बोलो, मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा व्हाट इज योर इनोवेशन, क्या नया आइडिया इनोवेशन लेके आए हो, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट, बस 2 ही चीजें पूछूंगा, व्हाट एंड हाउ, इसके अलावा कोई आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, चाचा कौन था, ताऊ कौन था, फादर कहाँ था, जात क्या है, कास्ट क्या है, पहले पैसा कभी कमाया, एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो कोई सवाल नहीं पूछूंगा, तुम बताओ इनोवेशन क्या है तुम्हारे पास, व्हाट इज द इनोवेशन, अगर अच्छा है डू यू नो हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाँ बाकी हम करवाएंगे, पैसे हम लगा देंगे, सब कुछ हम करेंगे, आप प्लान बताओ, अपने इनोवेशन व्हाट एंड हाउ। अब क्या होता है जब लोगों को पता चलता है व्हाट एंड हाउ मिलेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ उधर चलेगा, अब जीडीपी तो अमेरिका की बढ़ेगी, टैलेंट्स, बेस्ट टैलेंट वर्ल्ड का जब वहां जाएगा तो पीपल एक्सीलेंस लीड टू कंट्री एक्सीलेंस, ये भी बात है, हो रहा है। यहाँ से आईटी का जो बेस्ट जो बंदा होगा क्रीम है वो जाके यूएस काम करेगा, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हाँ, एफर्ट आप लगाओ, बंदा आप बनाओ, यूज हम करेंगे, यहाँ यूटिलाइजेशन नहीं है टैलेंट का, करेक्ट? यहाँ पता है आप कुछ लेके आओगे, क्यों लाए हो, क्या है, कहाँ से लाए, पहले क्यों नहीं किया, तो पहले क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन योरसेल्फ, हाँ तुम कौन हो, पहले होता है यू नो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो बंदा बताएगा मैं यहाँ से आया, आधा तो इमेज वही उसका बन जाती है कि वहां से आया था, यहाँ से मैंने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी है, तो आधी तो ये खत्म हो गया। अब हर आदमी टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ेगा नहीं, हर आदमी अच्छे बैकग्राउंड से आएगा नहीं, हर आदमी दिल्ली और नए शहर से होगा नहीं, कोई गांव से भी आया हो, वहां पे पूछते नहीं है, वो कह रहा है व्हाट इज द इनोवेशन, हाउ यू विल इंप्लीमेंट, दैट्स ऑल। टेस्ला, टेस्ला कार बहुत मशहूर है ना, यूएस में है ना टेस्ला कंपनी, टेस्ला अमेरिकन नहीं है, टेस्ला तो यूरोपियन साइंटिस्ट है, वो वहां चला गया था, हाँ टेस्ला, वो कह रहा है अल्टरनेट करंट हम करो, ट्रांसपोर्ट कर, आप डायरेक्ट करंट पे क्यों काम करते हो, डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में जैसे यहाँ से आ गया फिर वो यू लूज दैट, तो छोटे सर्किट के लिए ठीक है, एक सिटी टू सिटी के लिए हाँ डायरेक्ट करंट के लिए बैटरी बैंक्स और ये वो सब लगा रहे थे, स्टेबल था डायरेक्ट करंट, वो ठीक है, ये कह रहा अल्टरनेट करंट में कोई जरूरत नहीं है, ये घूम फिर के कितनी दूरी से आ जाएगा, पर अल्टरनेट करंट पे उसने प्रूव कर दिया, जो थॉम एडिशन और वो सब थे उन्होंने प्रूव कर दिया कि इसमें तो आपका मोटर जल जाएगी, मोटर चलेगी, नीड डायरेक्ट करंट, तो मोटर नहीं बना पाया अल्टरनेटिंग करंट की, फाइनली मोटर भी उसने बोला कि ऐसा मोटर बनाओ जो कांटेक्ट में नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला ना वो जो, हाँ वो सारा जब फंडामेंटल आए, इनके आप तो गैजेट चल जाएंगे अल्टरनेट करंट पे, अब आ जाओ आई विल गिव यू अल्टरनेट करंट, ये इसका मेथडोलॉजी है, वो कह रहा है कितना पैसा लगाना है, इतना आपने चार्जेस बताओ, कह रहे $1.5 पर यूनिट ले लो, जब वो सक्सेसफुल हो गया तो उन्होंने बोला अमेरिका बैंकरप्ट हो जाएगा, $1.5 पर यूनिट दे दिया तुम्हें, तो भैया हम तो दे नहीं सकते,
तो उसने पता क्या बोला टेस्ला ने, कितना वो, उसने बोला 0 पैसा। वो कह रहा मेरा थ्योरी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जो मैंने सोची है, दुनिया करंट मेरे से यूज करे, या जो भी टेस्ला का नाम होना चाहिए मरने के बाद, तो पैसे की जरूरत नहीं है, कोई पैसा मत दो मुझे रॉयल्टी। अमेरिकन तो खुश हुए, उन्होंने कहा एसी करंट बेचो, टेस्ला बेचो, और आज की डेट में मैग्नेटिक और वो सब तो वही रहेगा। तो पॉइंट ये है कि अगर टेस्ला पैसा ले लेता है तो आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन हो सकता है, बट ही वाज नॉट अमेरिकन, यू नॉट फ्रॉम अमेरिका, राइट। द पॉइंट इज कोई भी ग्रोथ आप आज भी देख रहे हो प्योरली पीपल एक्सीलेंस पे डिपेंड है। वन इनोवेशन कैन सॉल्व द होल क्राइसिस। SpaceX का भी सेम वो है, आपको बैकग्राउंड नहीं देखते हो कि आप इंजन की है नहीं की है, आप उनका इंटरव्यू करेक्ट करो, बैठे तो उन्होंने उनको कुछ नहीं जानते बैकग्राउंड से, कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको पता है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, सेट एग्जाम में बैठने को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यू पास द एग्जाम जॉइन द, नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इतने मार्क्स नहीं है, 18 साल 2 साल आप कहां थे, पहले तो उसमें ड्रॉप क्यों किया, ये एज क्रॉस हो गया है भाई, पढ़ना है इसको पढ़ेगा तो। अच्छा वो कह रहा है कि ये भी है 5 साल तक वैलिड है स्कोर, यानी इस साल आपने एग्जाम जब मिस हो गया, आपने एडमिशन ज्वाइन नहीं किया, वो कह रहा है मैंने एग्जाम देके रख दिया, अब मेरे को देखना अपनी लाइफ में, अभी मैं बिजी हूं, अगले साल से ज्वाइन करूंगा, तो अगले साल ज्वाइन कर लेना, आपको एक स्कोर 5 इयर्स तक वैलिड है। ये कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्कोर तुम्हारा 2 साल भी वैलिड, 1 साल भी वैलिड नहीं है, तो अगले साल फिर दो। इंडिया में तो जॉब मतलब बेसिक चीजें गायब है सर। एनआईटी से आया है, और अगर मथुरा से करके आया नहीं एनआईटी वाला है, बंदा देखना नहीं है, पता है पीपल एक्सीलेंस इज द की। तो उन्होंने ठीक है, जब बंदा तुम्हें इधर उधर देखना है, आप सर्टिफाई करिए ग्लोबली ब्लैक बेल्ट है, इतनी कॉम्पिटेंसी होगी ये डिलीवर करेगा। So this is the concept they started. Is it okay? This is the second part. So you are talking about the people excellence, lead to organizations. I think this thought is clear now, है ना? इसमें कहने का जाते हैं, और सिक्स सिग्मा से कैसे लिंक है? वो ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, वो सर्टिफिकेशन लोगों का है, और वो कॉम्पिटेंट बना के then delivering the results. So उससे लिंक है, और ROI आएगा basically. This is the concept. The next is discipline. So इसमें एक DMAIC philosophy है, DMAIC. Define, measure, analyze, to improve. Okay. So basically एक डिसिप्लिन बनाया है, सेट स्ट्रक्चर डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन जिसने ढूंढा है, ये मेन रेसिपी है इसकी, डीमैक रेसिपी है जिससे रिजल्ट आता है। सो ये स्ट्रक्चर है, किसी को क्लियर हो जाए, यू विल गेट ट्रेन्ड कि डीमैक क्या है, सो ही कैन डिलीवर द रिजल्ट्स फॉर एनी बिजनेस प्रॉब्लम और इशू। अभी डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है, डिफाइन जब तक नहीं कंप्लीट होगा मेजर में एंटर नहीं कर सकते, ये भी गेट्स की तरह है। डिफाइन के भी स्टेप्स क्लियर है, इसके अंदर व्हाट एक्टिविटी इज टू बी डन। तो हमारा पूरा प्रोग्राम डीमैक के हिसाब से चलेगा, इज इट फाइन? 5 डेज के बाद 4 डेज के बाद 5th डे से डी वाला शुरू हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। उससे पहले कोई डिस्कशंस है, अंडरस्टैंडिंग जैसा भी हम लोग कर रहे हैं। अब डिसिप्लिन ब्रिंग्स द रिजल्ट, ये थ्योरी है। अगर रिजल्ट इज नॉट ए प्रॉब्लम, जिन लोगों के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, वो रिजल्ट टेक्निक की प्रॉब्लम नहीं है, टूल्स हाउ टू अप्लाई दैट डिसिप्लिन, वहां प्रॉब्लम। एफएमई प्रॉब्लम नहीं है, हाउ टू अप्लाई एफएमई प्रॉब्लम है। एफएमई सभी लोग कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। एसपीसी प्रॉब्लम नहीं है, हाउ टू अप्लाई एसपीसी प्रॉब्लम। वॉकिंग प्रॉब्लम नहीं है, हाउ टू वॉक प्रॉब्लम है, इसलिए रिजल्ट्स नहीं आ रहे। कह लो सर मैं तो टहल भी रहा हूँ, फैट तो कम नहीं हो रहा, वॉकिंग को बेचारे को दोष कर रहे हो। वॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं है, वॉकिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस। करना कैसे है, 45 मिनट वॉक करना है, 1 घंटे 1.5 घंटे, ज्यादा करोगे तो आपको रिजल्ट नेगेटिव आएंगे, और कम करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव भी नहीं आएंगे। ब्रिस्क वॉक करनी है, नॉर्मल वॉक करनी है, टाइम ऑफ वॉक क्या है, मेथड ऑफ वॉक क्या है। योगा इज नॉट ए प्रॉब्लम, हाउ टू डू योगा। ब्रीदिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम, ब्रीदिंग तो आप कर ही रहे हो, सांस लो अंदर बाहर, सभी लोग कर रहे हैं, फायदा है, हर एक को नहीं हो रहा। पर ब्रीदिंग एक टेक्निक है, यू एग्री और नॉट? जब तक हम वो मेथडोलॉजी यूज नहीं करेंगे और टेक्निक यूज, आपको रिजल्ट नहीं आएगा।
और डिसिप्लिन ब्रिंग्स द रिजल्ट। इन्होंने लोगों को डिसिप्लिन कर दिया टीम में, और इतना डिसिप्लिन हो जाता है कि आपका पूरा माइंड जो है ना उस हिसाब से अप्रोच में मैप हो जाता है टीम के साथ। कोई भी प्रॉब्लम को देखोगे आपको मालूम है डिफाइन वाला इशू चल रहा है, मेजर में ये करना है एनालिसिस। अच्छा डीमैक क्लियर तो टाइम प्लान भी क्लियर है, 45 days में will complete this form, finish this chronic issue and so on, 30 days or something, correct? So discipline brings the result, not the tool. डीमैक, अच्छा डीमैक के अंदर फिर हमारे टूल्स आएंगे, that is fine. So क्या डिसिप्लिन होना चाहिए? पूरा प्रोग्राम डिसिप्लिन ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर बना रखा है। अच्छा अगर आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया तो आपको रिजल्ट अचीव नहीं, आप स्किप नहीं कर सकते, सीधा एनालाइज करने लगे प्रॉब्लम को। तो वो पूरा मेथड हम लोग एक्सप्लेन है, पूरा प्रोग्राम ही इसी पे बेस्ड है। तो ये एक यूनिकनेस लेके आया कि एक मेथोडोलॉजी डेवलप की, एक रेसिपी बना दी। सिर्फ हमें क्या करना है, टू फॉलो दी रेसिपी, बस कुछ नहीं करना, जो बोलते आ रहे हैं वो स्टेप कर। सब कुछ डिफाइन है कि कब क्या डालना है, कैसे डालना है, कितना डालना है, सब कुछ रेसिपी क्लियर है, आप वो रेसिपी को फॉलो करो। और सर एक क्वेश्चन है, बहुत सारे सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट है जिन्होंने ब्लैक बेल्ट कर रखी है लेकिन वो फिर भी इस रेसिपी को फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ट्रेनिंग ली है ना सर, सिर्फ ट्रेनिंग। अप्लाई उनको पता है कैसे रेसिपी अप्लाई करके क्या डिश बन के क्या है बाहर। मैं आपको रेसिपी बताऊं, हमने ट्राई नहीं किया रेसिपी को, मतलब उन्होंने इस ट्रेनिंग को एज आउटपुट ले लिया, इनपुट ले लिया, इनपुट है टू गिव सम आउट। हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि आदमी को बताएंगे जिम करो, ये करो, ट्रेनिंग करो, ये वाला करो, कार्डियो करो, सब बताएंगे, जिम तो जाना पड़ेगा ना उसको। जिम गया नहीं होगा, फायदा नहीं हो रहा सर, आपने ट्रेनिंग की या वेट तो उठा लो, मसल तो तभी बनेंगे, तो वो नहीं करता। तो टीम है डिसिप्लिन ऑफ डूइंग है, ये ट्रेनिंग डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन ऑफ डूइंग। अरे बड़ी बड़ी कंपनी प्रॉब्लम है, वो कॉल आते हैं सर 6 सिग्मा करना है, ट्रेनिंग पहले ले चुके हैं बट कुछ हुआ नहीं, 1 साल हो गया, अभी जा रहा हूँ ल्यूमिनस इन्वर्टर प्लांट में, तो 6 मिनट डिस्कशन चल रहा है, तो मैं ट्रेनिंग के रिजल्ट तो आना चाहिए, तो मैं क्या ट्रेनिंग लिया, सो बेसिकली प्रोजेक्ट्स लिए नहीं, कुछ है नहीं, वो स्ट्रक्चर है नहीं इम्प्लीमेंटेशन का, सो कोई ट्रेन करके चला गया होगा, इसको भी एज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग मान लिया होगा। एंड सर्टिफिकेशन प्रैक्टिकली इसका पॉसिबल नहीं है जब तक आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करें, जब तक एप्लीकेशन नहीं देखेंगे तब तक देयर नो सर्टिफिकेशन पॉसिबल। जिन्हें हमने लेवल बना दिया, बहुत लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिला, 2006, 7, 8 लोग पैसे भी लगाए, टाइम भी, प्रोजेक्ट ही नहीं किए, फिर हमने लेवल बना दिया, लेवल 1 अवेयरनेस, लेवल 2 से ट्रेनिंग अटेंड किया, लेवल 3 इसने प्रोजेक्ट लिया है फॉर 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन पर्पस, कहीं बाहर किया, कुछ भी किया, L4 इसने अपनी कंपनी में बिजनेस इंपैक्ट किया है, L5 मल्टीपल प्रोजेक्ट लिया है और मतलब मेंटरिंग भी, जस्ट हेल्पिंग अदर्स, जैसे लेवल्स बनाते हैं, क्योंकि कुछ भी सर्टिफिकेट ना मिले यहाँ इंडिया में, ये भी प्रॉब्लम है, लोगों को सर्टिफिकेट वैसे ही चाहिए होता है, तो हमें लेवल और लेवल 2, 1 का कोई फायदा नहीं, तो ये सर्टिफिकेट लेके घूमते रहोगे, हमने ट्रेनिंग अटेंड किया, मैं अवेयरनेस है 6 सिग्मा की, तो लेवल 3 सर्टिफिकेट लिया, लेवल 3 मतलब अपनी लेवल 3 इज बेसिक सर्टिफिकेशन की हमने प्रोजेक्ट लिया है, लेवल 4 इज इंपॉर्टेंट, आपने कंपनी को प्रोजेक्ट लिया, कंपनी को फायदा, तो L3 L4 आई एक्सपेक्ट, ठीक है ना, नॉट L1 L2 L0, करेक्ट, बिकॉज़ दैट इज वो जो आपने बोला कि कर भी लिया बट कुछ हुआ नहीं, तो L1 L2 में L1 L2 वाला कोई फायदा नहीं है, मैं पहले ही बताया था मूवी एडवांटेज, सो यू शुड ऑप्ट फॉर द राइट पर्पस, करेक्ट, कॉम्पिटेंसी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं ना, यही पर्पस है ना सर, फिर भी ऑप्शन क्यों दिए इंडिया में, दिए, बाहर कोई ऑप्शन नहीं है, सिंगापुर से ऐसा वी हैव नो ऑप्शन इन इंडिया जस्ट टू गिव देम कि इन्होंने अटेंड किया था, अब अटेंडेंस का क्या सर्टिफिकेट दो गया, क्या आया था सर, ये करा क्या था हमें, आप देखो सर्टिफिकेट लिखा हुआ है अटेंडेड 2 डेज प्रोग्राम, अटेंडेंस सर्टिफिकेट है वो, अटेंडेंस की क्या वैल्यू, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट नहीं, एग्जैक्टली, अब आपने पॉइंट समझ रहे हो ना, वो पॉइंट हम बोलना चाह रहे हैं, वो किसी को समझ नहीं आया, अटेंडेंस की कोई वैल्यू नहीं होती, आई डोंट थिंक अटेंडेंस की वैल्यू,
तो उसके लिए डीमैक फॉलो करना पड़ेगा, रेसिपी फॉलो, और लोगों को रेसिपी पता है और वो फॉलो नहीं कर रहे तो वो तो फिर रिजल्ट नहीं है। फिर पता है पतला कैसे होना है, उसको रेसिपी क्लियर है, क्या करना है, डाइट कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज, गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, ठीक है, लिटिल बिट स्ट्रेसफुल वर्क, stress less working, de-stress yourself, right food। अब वो क्या कर रहा है, रेसिपी तो फॉलो नहीं कर रहा, 1 किलोमीटर वॉक किया, 4 पराठे खा लिए, फिर बोल रहे सर फायदा नहीं हो रहा, ये रेसिपी नोन है सबको, फिर फायदा क्यों नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं है, जिसको पता है वो अपना वेट कम कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। आप देखो एक्टर्स क्या करते हैं, एक मूवी आई मोटे हो गए, एक मूवी आई पता है, इसका तो एक रेसिपी तो है, उसको फॉलो भी करते हैं। उनको पता है, पहले तो पता होना चाहिए, लोगों को पता नहीं है, लोग खाना छोड़ देते हैं, बेहोश हो जाते हैं, फायदा नहीं है। दिस इज नॉट रेसिपी, आदमी को डाइट तो चाहिए ना, मतलब सर्वाइवल के लिए। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग की रेसिपी क्लियर है, तो ऐसा नहीं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जस्ट फॉलो द स्टेप्स। क्या है हम लेटर ऑन बात करेंगे, पूरा प्रोग्राम। तो ये भी एक यूनिकनेस लेके आए, डीमैक इज अ यूनिक स्ट्रक्चर व्हिच इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर अदर देन इन एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग। Last I am going to talk about toolkit. सर ये एक ऐसा प्रोग्राम है सिक्स सिग्मा जिसमें टूल किट दे देते हैं। डी के अंदर भी टूल है, डिफाइन के अंदर बहुत सारे टूल हैं, मेजर फेस के अंदर बहुत सारे टूल्स टेक्निक है, एनालिसिस है, ये के अंदर तो होंगे ही होंगे। हाँ 50-60 टूल है, सपोज मैं कह रहा हूँ 100 भी हो सकते हैं, दिन मिला। लेकिन वो ये कह रहा है कि आप आइसोलेटेड टूल मत समझो। SPC cannot solve every kind of problem. Yes, right. 5i cannot solve every kind of problem. So isolated tool लर्न करने का फायदा नहीं है। आपके पास टूल किट हो, जैसी प्रॉब्लम वैसा टूल निकाल के सॉल्व कर लो, तो आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। क्यों सर? अब जैसे SPC लर्न कर लिया, can SPC be applied all the places? Enjoy. Okay. Can SPC be applied all the places? This is not possible. Can error proofing be done at all the places? Is ISO work all the places and will give you result? ISO certification सब कंपनी में सिस्टम का नहीं है। So हमने क्या किया, टूल किट बना दी है, उसमें सारे टूल डाल दिए हैं, जो प्रॉब्लम हो, मतलब जो क्रिटिकल टूल्स हैं जो पता होने जरूरी है। जैसी छोटी प्रॉब्लम छोटा टूल अप्लाई करो, सॉल्व करो, बड़ी प्रॉब्लम बड़ा टूल, और एडवांस टूल किट तक है। कोई प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व नहीं हो रही तो एडवांस टूल की DOE टूल भी है, डिजाइन एक्सपेरिमेंट टूल भी है, हाई लेवल ऑफ टूल्स भी है, DOE के भी लेवल्स हैं। पॉइंट ये है, जैसे आपने देखा माइथोलॉजिकल सीरियल देखे आपने, वो रामायण महाभारत दिखाते हैं। सो पॉइंट ये नहीं है कि आप देखिए छोटी प्रॉब्लम में छोटा टूल लगाओ। इवन इफ यू नो भगवान से कौन लड़ाई करेगा, ये दिखा देना भगवान लड़ रहे हैं, उनके लड़ाई जा रहे हैं, उसका तो तीर गायब हो गया, उसने किया, उसका ये क्या ड्रामा है, सीधा मारो उसको, खत्म करो। व्हाट इज दिस ड्रामा? वो कह नहीं है, देख लेते हैं, छोटे तीर से काम चल जाएगा, तो सोचते हैं क्यों। हाँ, फिर अगर ये ऐसे ज्यादा बड़ा क्यों लग रहा है, तो ब्रह्मास्त्र निकाला, किल द प्रॉब्लम। अब मेरे को मॉस्किटो को मारना है, तो मैं छोटा टूल, ठीक है, बैट यूज करूंगा, इलेक्ट्रिकल बैट। बड़ी प्रॉब्लम के लिए न्यूक्लियर वेपन का सोचूंगा ना, मॉस्किटो के लिए, मच्छर के लिए अगर मैं न्यूक्लियर वेपन निकाल लिया तो मर तो जाएगा, ऐसा नहीं मरेगा। बट वही वाला टूल है, रिसोर्स मैनेजमेंट लैक करता है। सर हमारा तो 5i भी छोड़, डिफाइन में जितने आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है ना, वो तो हमारा डेफिनेशन स्टेज है। 5.2 है, 5 सब डिफाइन में खत्म हो जाते हैं हमारे टूल, जितनी भी आज तक आपने पढ़े। प्रॉब्लम डेफिनेशन ही हमारा, जो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग समझते हो, वो हमारा डिफाइन की प्रॉब्लम है। फिर मेजर दी प्रॉब्लम में तो आपके जो कुछ एडवांस समझते हो, मेजर में खत्म है। एनालिसिस वो टूल है जो आपने अभी पढ़े नहीं। कहने का मतलब ये अगर सीख लिया तो बहुत कुछ सीख लिया। सो पॉइंट ये है कि टूल किट क्लियर होना चाहिए। ओके, राइट। एप्लीकेशन ऑफ टूल, नॉट टूल्स, आइसोलेटेड टूल नहीं, कनेक्टेड टूल। आइसोलेशन कभी काम नहीं करता। राइट। अब ये DOE सीख रहा है, एक्सपेरिमेंट ही किए जा रहा है। भाई एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट की हर जगह नीड थोड़ी ना है। अब हर चीज गैम्बा से सॉल्व नहीं हो रही, बहुत सारी प्रॉब्लम गए कुछ दिख ही नहीं रहा साइड पे। ऐसी हिडन प्रॉब्लम है जो आंखों से नहीं दिखाई दे रही, 5 सेंसेस। तो हर टूल से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा तो कहना बड़ा मुश्किल था। करेक्ट सर? सो मैं चाह रहा हूं अगर ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ
टूल्स हों और उनकी एप्लीकेशन क्लियर हो, वेयर टू अप्लाई दिस टूल, एंड दैट विल गिव आवर मोर एफिशिएंसी टू सॉल्व। यस और नो? Yes. तो पूरी हमारे पास टूल किट्स एडवांस टूल, हम सारे यूज नहीं करेंगे। हो सकता है कोई फ्यूचर प्रॉब्लम के लिए भी आपको ट्रेन करें, आज आप वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे, आने वाले 5 साल 10 साल में प्रॉब्लम आएंगी। गेट योरसेल्फ ट्रेन, थोड़ा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, हम कुछ केस दिखाएंगे इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, आई नहीं। सो एक आधी आई है, मैं बोलूंगा अगर 1000 प्रॉब्लम है तो एक आई होगी ऐसी प्रॉब्लम, फ्यूचर में आएंगी ऐसी प्रॉब्लम। सो आप बार बार ट्रेनिंग लेने थोड़ी ना होगी, आज प्रॉब्लम आ गई एक और ट्रेनिंग दो, यू टू इक्विप योरसेल्फ फॉर फ्यूचर प्रॉब्लम्स, करेक्ट है ना? आज के इश्यूज और आगे तक के इश्यूज हमें, तो कुछ लोगों को ये प्रोग्राम, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो विजुअलाइज करने पड़ेंगे जो आपको अभी करंट प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स इट में होकर, जैसे अगर पॉपुलेशन हमारी 160 करोड़ पहुंच जाएगी, अभी 130 है 135 है, तो फिर कुछ एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आएंगी, खास करेंसी हाँ, तो आप क्या करोगे? पार्किंग की इशू है, ट्रैफिक का इशू है। अच्छा, एक पॉपुलेशन डेंसिटी होती है ना, इतनी एरिया में से ज्यादा लोग होंगे तो फिर सर्वाइवल पॉसिबल, तो वो कुछ कैलकुलेशन निकाल रखी है क्या इंडिया 160 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो उतनी पॉपुलेशन एरिया डेंसिटी में सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जॉब कॉम्पिटिशन मतलब मारामारी शुरू हो जाएगी, तो आपको उससे कम ही आना है। So India is actually equipped for 60 to 70 crore of the population. तब लाइफ आपका आसानी से, आप बोलते हैं इतना बड़ा अमेरिका है, छोटे से स्टेट में अमेरिका का लैंड 10 गुना ज्यादा है इंडिया से और पॉपुलेशन 110 से भी कम है, तो आराम से आदमी रहेगा, उसको क्या दिक्कत है? सारी चीज लिंक करती है। 10 जॉब पोजीशन है, 2 अप्लाई कर रहे हैं, उसको नौकरी की क्या दिक्कत है? पर यहाँ 2 पोजीशन सीट से 1500 लोगों को पढ़ाना है, वो बाहर से बुलाते हैं भाई तुम भी कर लो, कोर्स कर लो कुछ, और पैसे तुमसे लेंगे हम, अमेरिकन से नहीं तुमसे लेंगे। 80 लाख रुपए का एक कोर्स है, हम लोग कह लो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनको मजे आ रहे हैं, वो सीट्स दे रखे, हमारी सीट ही नहीं है, बच्चा 98 या 90 सीट ही नहीं है। सो प्रॉब्लम क्या है हमारी? प्रॉब्लम एक लेवल के बाद एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, फ्यूचर प्रॉब्लम्स आएगी। 4 लेन काम नहीं करेगा हाईवे, 6 लेन भी सर होगा या नहीं सर? दे आर करंट प्रॉब्लम, दे आर फ्यूचर प्रॉब्लम, सो वी शुड बी इक्विप्ड फॉर करंट एज वेल एज फ्यूचर प्रॉब्लम। हाँ 10-15 साल बाद कुछ नई दुनिया आएगी, कुछ नया मेथड आएगा, देखेंगे सर। अभी तो जो बेस्ट अवेलेबल है लेट्स गो फॉर इट, ओके? क्योंकि 10-15 इयर्स तो आगे कैरियर सोचना चाहिए। व्हाट यू से? कोई भी टूल है 10-15 साल तो काम करे ना, मैं रिजल्ट शो करे, ये नहीं आज किया कल ऑब्सोलीट हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। इंडिया में तो न्यू है सर, इंडिया में मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात, मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ। इंडिया में तो डेफिनेटली जो चीज बंद होगी यहाँ चल रही थी, मारुति बंद हो गई थी ना, वो जो 800 सीसी जापान में बंद हो गई तो इंडिया में चली ना, अभी सर वो पाकिस्तान राज चल रही है। हाँ तो ऐसा नहीं है, इंडिया तो लॉन्ग टर्म चलेगा कोई चीज, बट आई एम सेइंग ग्लोबल में भी अगर खत्म हो जाएगा तब भी 15 साल 20 साल चलेगा कोई चीज। So we have to be very cute for our careers. That's what we are saying. So this is for the company point of view. Basically, I'm just explaining what is ROI, people action, discipline, and toolkit. ये इसका मेजर है, बाकी इंप्रूवमेंट ये भी करता है, बेनिफिट ये भी देगा, वो सारी चीजें कॉमन है। So ये कुछ यूनिकनेस है that we discuss. Okay. So let's close it here. Then please have your lunch and then we'll continue after half an hour and all. So यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर। यूनिक क्या है? ROI है, पीपल एक्सीलेंस है, DMAX स्ट्रक्चर है और उसके अंदर टूल किट्स टू रिजॉल्व। रिजल्ट्स ये भी देगा, रिजल्ट और भी देंगे, बट ये कुछ अलग सी अप्रोच ने फॉलो करी है और फिर ये पॉपुलर हो गया। एंड देयर आर मोर थिंग व्हिच इज आई थिंक व्हिच विल कम लेटर ऑन, बट मैं मेन की फीचर बता रहा हूँ। बेंचमार्किंग, ये सिर्फ अकेला ऐसा टूल है जिसके पास ऐसी मेथोडोलॉजी जो बेंचमार्क कर सकता है। ये सिग्मा लेवल है, 4 सिग्मा 5 सिग्मा, ये बेंचमार्किंग के लिए। मैं अपने को कंपेयर कर सकता हूं मैं कहां पे हूं वर्ल्ड के स्टैंडर्ड। आप 7QC टूल में बेंचमार्क नहीं कर सकते आप स्पेसिफिक बेंचमार्क। सो बेंचमार्किंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज बेंचमार्किंग? अगर मैं कहता हूं आई कैन बेंचमार्क विद डोमिनोज पिज़्ज़ा, लेकिन प्रोडक्ट कैन नॉट बी बेंचमार्क, प्रोसेस कैन बी बेंचमार्क, प्रोसेस एक्सीलेंस, तो उसके लिए कोई इंडिकेटर चाहिए। हाउ डू आई बेंचमार्क? तो सिग्मा लेवल एक इंडिकेटर है जो लेटर ऑन विच विल डिस्कस ऑन दैट कि आप 4 सिग्मा में 5 सिग्मा, तो
हम ऐसा एक बेंचमार्क पैरा जो बेंचमार्क पॉसिबल है. सेल्स कैन नॉट बी बेंचमार्क, प्रोडक्ट कैन नॉट बी बेंचमार्क. आई मेक डिफरेंट प्रोडक्ट. एक सर्विस है, एक प्रोडक्ट है, कैन नॉट बी बेंचमार्क. आई कैन नॉट बेंचमार्क विद गूगल, विद मारुति, बट प्रोसेस कैन बी बेंचमार्क विद सिग्मा लेवल्स. क्यों और कैसे विल डिस्कस. सो पहला है जो बेंचमार्किंग. अपने आप को कह सकते हैं मैं दुनिया के लेवल पे मैं कहां हूं, और अपने आप को वर्ल्ड क्लास कहने के लिए बेंचमार्किंग तो करनी पड़ेगी. अगर मैं कहूं मैं बेस्ट हूं बट कंपैरिजन स्टैंडर्ड नहीं है तो कोई भी, आप भी कह सकते हो, मैं भी कह सकता हूं. जब मैं वर्ल्ड लेवल पे बोलना है बेस्ट तो मुझे बेंचमार्क स्टैंडर्ड होना चाहिए. अगर मैं कहता हूं 1 किलो है तो फिर ट्रेसेबिलिटी के लिए स्टैंडर्ड भी होना चाहिए ना. 1 किलो के बराबर है भी, मेरा अपने ही 1 किलो है, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं. सर अगर मैं अपने 1 किलो बनाने लग जाऊं तो मैं तो कुछ भी कहूंगा 2 किलो बनाया 3. भाई आपका स्टैंडर्ड ही नहीं है ना, किससे बेंचमार्क कर रहे हो आप. सो इसके बाद बेंचमार्किंग रूल्स भी हैं, स्टैंडर्ड्स. 5 सिग्मा क्या है और ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल है. उसमें आपने कभी प्रोडक्ट बेंचमार्क नहीं हो सकता. जनरली मुझे प्रोडक्ट बेंचमार्क करते थे सर. वर्ल्ड क्लास के लिए, वर्ल्ड क्लास कंपनी जब आप बोलते हैं ना तो सिर्फ इंडस्ट्री बेंचमार्क नहीं होता. आप इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री नहीं कह सकते. वर्ल्ड में कोई भी 500 फॉर्च्यून कंपनी उसमें आप बेस्ट, तो वहां आप फेल हो जाओगे बेंचमार्क. आप तो जैसे ट्रेन वाला है वो क्या करेगा, स्कॉट है, 3-4 कंपनी से बेंचमार्क कर पाएगा. तो वर्ल्ड में बेस्ट कैसे क्लेम करेगा. वो कहेगा इंडस्ट्री बेस्ट हूं मैं. वर्ल्ड क्लास मतलब इंडस्ट्री क्लास नहीं. वो अभी बताऊंगा व्हाट इज कॉल्ड बेंचमार्किंग. वर्ल्ड देखिए 3 तरह के बेंच. दिस इज गुड क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन. अभी थोड़ा बताया था बट इट हैज टू बी डिस्कस्ड अ लॉट. एक होता है बेस्ट केस बेंचमार्क जो आपके अपने इंडस्ट्री फैक्टरी में होता है कि मैं 3% वेदा मैं 2 पे आ गया, पहले 3 से बेस्ट केस है मेरा आज तक. ओके है ना. फिर होता है इंडस्ट्री बेंचमार्क कि मैं अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट हूं. बेस्ट केस क्या था दोबारा बताना. बेस्ट केस है जैसे मेरा रिजेक्शन चल रहा है 2%, 5%, 3%, 2 से कभी नीचे नहीं आया मैं. ठीक है सर. तो मैंने अपना बेस्ट केस दिया आज. जैसे मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं 9 सेकंड में भागता हूँ, मैं 8.5 अचीव किया तो मेरा बेस्ट. दुनिया से कोई मतलब. पर्सनल बेस्ट की बात कर. पर्सनल बेस्ट, इंडिविजुअल बेस्ट, पर्सनल बेस्ट, लोकल बेस्ट. इंडस्ट्री बेंचमार्क है कि मैं अपना तो बेस्ट हूँ बट मैं जितने क्रेन बनाते हैं जितने कार उनमें मैं बेस्ट हूँ. सो इंडस्ट्री बेंचमार्क हूँ बेस्ट के. इंडस्ट्री बेंचमार्क हूँ करेक्ट. इंडस्ट्री में मैं अच्छा हूँ. सो जितने पिज्जा देते हैं उसमें डोमिनोज बेस्ट है. ये कैसे मैं डोमिनोज कहेगा मैं अपने में बेस्ट हूँ, पहले मैं इतने में डिलीवर करता था इतने में करता हूँ, या मेरा प्रोडक्ट ऐसा है. लेकिन जब मैं कहता हूँ वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क पे इंडस्ट्री से भी चला है, फिर किसी भी कंपनी से कंपेयर हो सकता है. बैंक, गूगल, आईटी, एप्पल, फॉर्च्यून 500 कंपनी से कंपैरिजन होगा. तो WCM बोलते हैं वर्ल्ड क्लास. वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये WCM क्या है. वर्ल्ड क्लास मतलब अब आपका प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है. यू आर वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास कंपनी. आपके सिस्टम लोग टोयोटा गारमेंट मैन्युफैक्चर वाला टोयोटा जाके इन्वेंटरी सिस्टम देख रहा है. तू गारमेंट बनाता है, वो कार बनाता है. व्हाई यू गोइंग ओवर देयर टू सी टोयोटा वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क. सो देयर वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क्स. सो हम वर्ल्ड क्लास की बात कर रहे हैं. इंडस्ट्री फॉर्च्यून 500 कंपनी की वर्ल्ड क्लास WCM की या इसका कोई रिलेशन नहीं. फॉर्च्यून 500 है कि हम आपको मालूम चल रहा है कि इनमें कंपैरिजन तो करना ही है. आप कंपैरिजन हर एक से नहीं कर सकते ना. आप 1 लाख कंपनी है दुनिया में. मैं फिर हो गया मेरे को कोई पूछने नहीं आया सर यार आप कहीं लिस्ट में तो आओ पहले. सो एक कंपनी मैंने खोल ली. अब वो मैं कह रहा हूँ मैं वर्ल्ड क्लास हूँ, वो कह जी आप आए नहीं मेरे से पूछने. तो ऐसे तो हम नहीं कर सकते ना सर. सर एक मैं एग्जांपल दूं, ओलंपिक में 10 लोग भाग रहे हैं तो 10 लोगों के बीच होगा ना वर्ल्ड क्लास कि 10 कंट्री में हो रहा है. अब आप लोग मैं भी भागता हूँ अपने गांव में से नहीं पूछा तुमने. ये तुम आओ तो पहले रेस में रजिस्टर योरसेल्फ. तो इसलिए ऐसे नहीं कर सकते हम. टॉप लिस्ट में 500 1000 में आओ जिन कंपैरिजन करने के लिए एक मार्क्स तो चाहिए ना सर. तो वो उसको क्लियर है सर. ऐसे तो कभी वर्ल्ड क्लास हो ही नहीं पाएगा. कभी आगे कोई क्लेम कर देगा सर आपने मेरे से नहीं पूछा, मैं भी कल आया था. जैसे हम बोलते हैं 500 फॉर्च्यून कंपनीज है. इवन निफ्टी स्टॉक भी क्या है 50 का कुछ होगा. ये मैं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट. मतलब जो कहते हैं ना स्टॉक बर्ड है वो भी फिक्स कंपनी है. 50 की लिस्ट बनी होगी. 1 लाख कंपनी नहीं है. ये 50 अच्छी करेंगी तो इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं, 50 खराब करेंगे मिक्स ऑफ कंपनी है कुछ. ये जो इंडेक्स बना रखा है सारी कंपनी से कोई मतलब नहीं है. निफ्टी है, निफ्टी आई थिंक 50 कंपनीज हैं, कोई में 30 कंपनीज है. ऐसे ही है. मतलब वो 30 कंपनी डिसाइड कर रही है इंडिया का क्या स्टॉक है. तो ये आसान काम नहीं है. So this is what the whole scenario is. So I think let's take a break. I'll attend our episode. So we'll just continue again.